ओके ओके, देखो कुछ टॉपिक्स जो है वो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से तुम लोगों को शायद आया भी होगा वो क्वेश्चन। तो एक टॉपिक, एक तो मैं सिनेरियो बताता हूँ पहले। इंटरव्यू में तुमसे पूछते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, ठीक है? तो अपना मिनिफिकेशन बंडलिंग का थियरी हुआ है क्या? नहीं ना, हाँ। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूछते हैं, तो एक पर्टिकुलर कोई पेज है, ठीक है? वो पेज जो है वो लोड होने के लिए तुमको इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा करेगा, लेट्स से कोई एक पेज है, वो पेज लोड होने के लिए बहुत टाइम ले रहा है, लाइक 5 मिनट ले रहा है। तो तुम कैसे उसको ऑप्टिमाइज करोगे? ये एक मतलब प्रॉपर क्वेश्चन है जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछते हैं। तो देखो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का के बारे में जब भी बोलेगा तो उसमें तुमको क्या बोलना है? सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन का तुम क्या फाइंड करोगे कि टाइम कहाँ पे ले रहा है। सबसे पहले तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक तो फ्रंट एंड है, ठीक है, और एक तुम्हारा एपीआई है, और एक तुम्हारा डेटाबेस है। तीन जो मैं स्टार्टिंग से हम लोग देखे, एक तो फ्रंट एंड डेवलपर का जो फ्रंट एंड का जो काम रहता है, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट में टाइम ले रहा है। दूसरा, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट से कोई एपीआई कॉल होगा, मतलब जो तुम्हारा सी शार्प का कोड है, जो तुम्हारा बैकएंड का कोड है, वहां पे तुमने कोई लूप लिख के रखा है या कुछ ऐसा कोड किया है जो वहां पर टाइम ले रहा है। और तीसरा जो पार्ट आता है तुम्हारा डेटाबेस का, कि डेटाबेस में रिकॉर्ड ही बहुत ज्यादा है। तब एक टेबल है, उसके अंदर 10 मिलियन रिकॉर्ड है, तो उसको तुम पेज पे लोड करोगे तो ऑब्वियसली टाइम तो लेगा ही लेगा, ठीक है? तो ये तीन पार्ट आ जाता है यहाँ पे। तो जब भी तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन करेगा, लेट्स से कोई एक पेज है, वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो तुम उसको कैसे ऑप्टिमाइज करोगे? तो तुम उसको आंसर क्या कर दोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल फाइंड द रूट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिले। रूट कॉज मतलब समझ गए ना, क्यों क्यों ले रहा है वो। तो रूट कॉज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रूट कॉज फाइंड करने के लिए कुछ टूल्स यूज करते हैं हम लोग, जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है। तो पहला जो टूल यूज होता है वो तुम्हारा होता है तुम्हारे ब्राउजर का नेटवर्क टैब। मतलब जो तुम्हारे ब्राउजर जो होता है उसमें जाके F12 प्रेस करोगे तो डेवलपर टूल खुलता है। तो डेवलपर टूल से तुमको समझ में आता है कि कौन सी चीज कितनी टाइम ले रही है एक कोई पर्टिकुलर पेज के ऊपर। कोई भी एक वेबसाइट तुम ओपन करोगे, कोई भी जो है पेज ओपन करोगे, या कोई भी अपना ही जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करोगे और उसको ब्राउजर में जाके F12 प्रेस करोगे, तो F12 प्रेस करने के बाद एक विंडो खुलता है। जैसे कि मैं इसके अंदर ही ओपन करके बता देता हूँ, जब तक ये रन होगा। तो F12 करने पे जो विंडो खुलता है उसको हम लोग डेवलपर टूल बोलते हैं। तो डेवलपर टूल तुमको बताएगा कि फ्रंट एंड में टाइम ले रहा है कि बैक एंड में टाइम ले रहा है। समझ में आएगा? तो अगर जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट में वो टाइम लेता रहेगा तो वहां पे टाइम डिले के अंदर दिखा देगा कि ये स्क्रिप्ट है जो एग्जीक्यूट होने टाइम ले रही है। और अगर बैकएंड में टाइम लेता रहेगा तो ये बता देगा कि ये यूआरएल से रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है, ब्राउजर को रिस्पॉन्स मिलने में टाइम लग रहा है। तो फिर वो यूआरएल के कंट्रोलर एक्शन में तुम जाओगे, देखोगे कि मैं वहां पे कोड क्या लिखा हूँ। तो मैं तुमको नेटवर्क टैब जो है, डेवलपर टूल जो है, पहले वो बता देता हूँ। तो ये मेरा पेज है, ठीक है? ये मेरे पेज में मैं F12 करता हूँ, तो F12 करने के बाद ये ऐसा ये ओपन होता है। देखो ये, इसको हम लोग बोलते हैं डेव टूल, डेवलपर टूल। तो इसमें कुछ टैब्स होते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ वेलकम को। इसमें एक टैब होता है एलिमेंट, एक होता है कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, ये टैब। तो यूजुअली ये दो टैब जो है ना, ये परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज होते हैं। तो ये नेटवर्क टैब में हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो टाइम ले रहा है। तो अभी मैं क्या किया, नेटवर्क टैब में गया। नेटवर्क टैब में जाके ये जो दिखता है ना, ये देखो, अभी इसको मैं ऐसा करूंगा, ये स्टॉप हो गया, इसको करने का स्टार्ट, ठीक है? स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद ये पेज को करने का रिफ्रेश। जैसे ये पेज को रिफ्रेश करोगे, देखो नीचे दिख रहा है जेएस अलग अलग, यहाँ पर रिक्वेस्ट की टाइप, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। क्या है वो, ये देखो,
तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे तुमको टाइम दिख रहा है। तो ये जो पार्ट है, ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल जो है टाइम लेवर, तो इस पे क्लिक करने का, इसके हेडर के सेक्शन में जाने का, तो पता चलेगा कि ये वाला जो यूआरएल है ये टाइम लेवर। ये यूआरएल का मतलब क्या हुआ, कौन सा कंट्रोलर कौन सा एक्शन हुआ जो तुम्हारे डिफॉल्ट में सेट है, मतलब जो तुमने स्पेसिफाई नहीं किया, वही टाइम लिया था। कितना टाइम लिया था, तो यहाँ देखो नीचे टाइमिंग करके है, इधर पे आओगे तो दिखाएगा कितना टाइम लिया, 3.10 सेकंड लिया। और क्या दिखा रहा है वो वहां पे, वो दिखा रहा है कि ये वेटिंग फॉर सर्वर, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, बैकएंड के कोड में। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ जो 3 सेकंड ले लिया बैकएंड के कोड से रिस्पॉन्स आने के लिए। तो तुम क्या करोगे, ये यूआरएल के कंट्रोलर के एक्शन में जाओगे और वहां जाके चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में टाइम कहाँ ले रहा है। मेरी बात समझ में आई। एक एक यूज तो ये हो गया नेटवर्क टैब का। दूसरा क्या होता है, एक पेज है, तुमको एक टास्क मिला, ठीक है, एकदम सिंपल, तुमको एक टास्क मिला और एक बटन मिली। तुमको पता है ये कि तुमको बोला गया कि ये जो बटन है ना, बटन के क्लिक करने पे कौन सा कोड कॉल होता है वो पता करो। क्या बोला गया, ये बटन के क्लिक पे प्रोजेक्ट में कौन सा, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये बटन के क्लिक पे प्रोजेक्ट में कौन सा कोड कॉल होता है वो पता करो। तो तुम क्या करोगे, नेटवर्क टैब ओपन करोगे। नेटवर्क कैसे करना है इसको, इसको देखो यहाँ पर, समझो ये लेट से ये बटन है, ठीक है, मैंने F12 किया, F12 करके नेटवर्क टैब में गया। नेटवर्क टैब में जाके इसको क्लियर कर देने का, अगर यहाँ पे कुछ लॉग्स होगा ना तो उसको क्लियर कर देने का। तो इसको क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब क्रिएट बटन पे क्लिक किया, जैसे क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो देखो कितनी चीज कॉल हुई, यहाँ पे सब आ गया। कौन सी CSS कॉल हुई, कौन सी JS कॉल हुई, बूटस्ट्रैप कॉल हुआ, दिख रहा है। लेकिन तुम बोले ये सब तो मेरे को सिर्फ चाहिए कि कौन सा ये कॉल होगा, तो यहाँ पे ऑल की जगह इसको ये कर दोगे। जब ये करोगे ना तो वो बताएगा कि कौन सा खाली एपीआई कॉल हो रहा है। अभी हम लोग के केस में क्या हो रहा है, हम लोग एक भी एपीआई कॉल नहीं किए इसके अंदर, कोई भी मतलब वेब एपीआई कॉल नहीं है। तो इसको ऑल करके यहाँ से तुम देख सकते हो कि सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा। तो सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा, इसके अंदर लगा। ये यूआरएल कौन सा है, इसके हेडर में गए तो इम्प्लॉय का क्रिएट, मतलब इम्प्लॉय कंट्रोलर का क्रिएट एक्शन मेथड जो है वो कॉल हो रहा है। तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ, इम्प्लॉय कंट्रोलर का क्रिएट एक्शन मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है। जब तुम और देखो यहाँ पे तुमको टाइप भी मिल जाएगी। अब क्रिएट में जाओगे, क्रिएट में दो रहेगा, एक गेट वाला रहेगा, एक पोस्ट वाला रहेगा। तो यहाँ से तुमको पता चल गया कि किस में जाना है मेरे को, गेट वाला। इनिशियली गेट वाला कॉल हो रहा है, उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पर डेटा लिख के पोस्ट करूं, लेट से मैं डेटा लिखूं, अभी अब मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखा, यहाँ पे डेटा डाला मैंने, तुफैल, चलो तुफैल डाला तो कुछ और आ गया, मैनेजर नेम, और यहाँ पे डाल दिया IT। अभी देखो ये पूरा क्लियर है, इसको मैं देखो पता चल गया कौन सा कॉल हो रहा है। तो अब की बार मैं क्रिएट में गया, क्रिएट में जाके यहाँ पे क्रिएट का कौन सा कॉल हुआ, पोस्ट। तो अगर तुमको जैसे नहीं समझ में आता है कि कौन सा कंट्रोलर है कौन सा एक्शन है, तो तुमको कहाँ से पता चल जाएगा, ये यूआरएल से तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा कंट्रोलर कौन से एक्शन में जाना है। अगर अगर उसने कुछ राउट लिखा रहेगा, लाइक मतलब यहाँ पे ABCPQR लिखा हुआ आ रहा है, तो तुम जब सर्च मारोगे वो ABCPQR को अपने प्रोजेक्ट में, तो राउट में मिल जाएगा तुमको। अगर वो फंक्शन के ऊपर राउट लिखा रहेगा तो राउट के अंदर मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई, क्या बोला मैं, राउट याद है ना, राउट बताया था, तो ये एट्रीब्यूट राउटिंग, दो राउटिंग था। एक एट्रीब्यूट राउटिंग में हम लोग राउट लिखते थे, और राउट लिख के हम लोग ABC/PQR लिखता था, मैं शायद किया भी था वो। तो ABC/PQR, तो वो तुमको सर्च मिल जाएगा, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन बेसिकली कॉल हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पे फिर से ये तो लोकल उसका लॉगिन का है, इसको इधर पे डाल देता हूँ। इसके बाद है तुम्हारा, तो तुमको है ना सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तुमको सबसे पहले फाइंड करना है कि पेज कहाँ पे टाइम ले रहा है। तो तुम पहले नेटवर्क टैब में जाओगे, नेटवर्क टैब में जाके तुमको पता चल जाएगा कि बेसिकली टाइम कहाँ ले रहा है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट जो आता है कि तुमको पता चल गया कि ये एक्शन मेथड में टाइम ले रहा है, तो तुम क्या करोगे, उसके कोड में जाओगे। फिर वहां पे जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि कोई डेटाबेस का कॉल है, मतलब कोई एंटिटी फ्रेमवर्क से कहीं डेटा लाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई क्वेरी जो है वो टाइम ले रही है। तो फिर तुम डेटाबेस पार्ट में जाओगे।
ठीक है, तो 3 अलग अलग एरियाज आ जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो यूआई में अगर टाइम ले रहा है, लाइक कोई जे क्वेरी जावा स्क्रिप्ट कोई टाइम ले रही, तो वो अपना कॉल नहीं है, वो यूआई टीम देखेगी, तो उसको डायरेक्ट हम लोग स्किप कर देंगे। मतलब अगर इंटरव्यू में भी बोलेगा कि अगर यूआई में टाइम लेता है, तो हम लोग यूआई टीम को जो है इन्फॉर्म कर देते थे कि ये चीज टाइम ले रही है और वो हम लोग का काम नहीं रहा। अगर शीशा आपके कोड में टाइम ले रहा है, तो हम लोग शीशा आपके कोड को ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे। अब समझो शीशा आप में लिखा हुआ है एक लूप, वो लूप जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। लूप क्यों ज्यादा टाइम ले रहा है? क्योंकि डेटाबेस में से डेटा ज्यादा आ रहा है, डेटाबेस में से 10,000 रिकॉर्ड आ रहा है, इसके लिए 10,000 टाइम्स जो है वो लूप चल रहा है। तो इसको तुम कैसे कम कर सकते हो? मतलब इसको तुम कैसे कम करोगे? अगर तुमको पेज पे ग्रिड दिखाना है, ग्रिड समझ गया ना, लाइक मतलब पूरी लिस्ट दिखाना है, लेकिन वो ग्रिड को तुम वो एक साथ तो पूरा 10,000 रिकॉर्ड दिखाओगे भी नहीं, और 10,000 रिकॉर्ड यूजर देख भी नहीं पाएगा। 10,000 है तो लेट्स से 50-50 या 100-100 या 10-10 या 20-20 रिकॉर्ड दिखाओगे, फिर पेज में दिखाओगे नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज, जैसा गूगल अपने को दिखाता है रिकॉर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस लेवल पे पेजिनेशन करेंगे। डेटाबेस लेवल पे मतलब जितना मेरे को ग्रिड में दिखाना है, जितना मेरे को ग्रिड में दिखाना है उतना ही डेटा मैं डेटाबेस से लेके आऊंगा। अगर मेरे को ग्रिड में एक टाइम पे 10 रिकॉर्ड दिखाना है, तो डेटाबेस में से मैं शुरू का 10 रिकॉर्ड ही निकाल के लेके आऊं। मेरी बात समझी मैं क्या बोला? 10 रिकॉर्ड निकाल के लाके दिखा दूं, जब वो पेज 2 पे क्लिक करे फिर से डेटाबेस के पास जाऊं, फिर से अगला 10 रिकॉर्ड निकाल के लेके आऊं। क्या समझ में आया? तो इससे जो तुम्हारा 10,000 रिकॉर्ड का जो लूप है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 10,000 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 में। तो पेज हो गया ऑप्टिमाइज। मेरी बात समझ में आई? तो ये हम लोग को करना पड़ता है। तो क्वेश्चन मतलब हाँ, लेजी लोडिंग बोल सकते हैं इसको, लेकिन यूजुअली लेजी लोडिंग के लिए ये क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग। लेजी लोडिंग का उन लोगों का कंसेप्ट क्या रहता है, मतलब जो वो लोग पूछते हैं वो लेजी लोडिंग एंटिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड पूछते हैं। लेकिन लेजी लोडिंग बेसिकली है यही कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग लेजीली उसको लोड करेंगे। कंसेप्ट वही है। कहीं पर भी तुम ये कंसेप्ट कहीं पे भी तुम ऑप्टिमाइजेशन करने चाहोगे ना, तो वहां पे तुमको ये मतलब वो चीज को लेजीली लोड करवाना ही पड़ेगा। कंसेप्ट पूरा वही है, लेकिन इंटरव्यूअर ये नहीं सुनना चाहता तुमसे। अगर लेजी लोडिंग की जगह तुम ये एग्जांपल दोगे तो वो बोलेगा तुम क्या बोल रहे हो, तुम मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, मतलब वो चीज ऐसी हो जाएगी। लेकिन कंसेप्ट वही है, वो चीज वही है। हाँ, तो लेट्स से अब तुम इंटरव्यू में क्या बोलोगे? मतलब इनकेस इंटरव्यू में तुमसे पूछता है कि तुमने कभी ऑप्टिमाइजेशन किया, तो ऑप्टिमाइजेशन में तुम बोल सकते हो कि एक ग्रिड थी, बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी, तो हम लोग ने उसको जो है डेटाबेस लेवल पे पेजिनेशन किया। तो वो बोलेगा कैसे? कैसे? तो डेटाबेस लेवल पे पेजिनेशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं डेटाबेस में पेज नंबर और पेज साइज, पेज नंबर और पेज साइज हम लोग डेटाबेस में पास करते हैं। अब देखो ये लॉजिक कैसा है वो समझ लो। डेटाबेस में पेज नंबर और पेज साइज पास करोगे तो कैसे वर्क करता है? लेट्स से तुम्हारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, या 10 कर देता हूँ इसको, 8 9 10। अब एक पेज पे तुमको सिर्फ 2 रिकॉर्ड दिखाना है, ठीक है, एक पेज पे तुमको 2 रिकॉर्ड दिखाना है। तो टोटल पेजेस कितने बनेंगे? 5 पेजेस बनेंगे, ठीक है। अब मैं अभी हूं मैं अभी हूं थर्ड पेज पे, मैं अभी हूं थर्ड पेज पे, तो मेरे को कौन सा 2 रिकॉर्ड दिखाना रहेगा? ये मेरा हो गया पेज नंबर 1, ये मेरा हो गया पेज नंबर 2, ये मेरा हो गया पेज नंबर 3। ये रिकॉर्ड मेरे को दिखाना रहेगा। ये रिकॉर्ड दिखाने के लिए ये रिकॉर्ड दिखाने के लिए मेरे को कितने रिकॉर्ड को स्किप करना पड़ेगा? 1 4 रिकॉर्ड को। तो ये कैसा हो जाता है? एक तो तुम्हारा होता है पेज नंबर, ठीक है, एक होता है तुम्हारा पेज नंबर और एक होता है तुम्हारा पेज साइज। तो पेज साइज लेट से थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन के लिए मैं 10 लेता हूं, बाद में उसको 2 करके बता दूंगा मैं। पेज साइज 10 और पेज नंबर 1। तो ये अगर ये हुआ तो मेरे को कितना रिकॉर्ड स्किप करना है? कितने रिकॉर्ड को स्किप करना है? पेज नंबर 1 है और पेज साइज 10 है, तो कितना रिकॉर्ड स्किप करना है?
पेज नंबर 1 है और पेज साइज 10। पेज साइज मतलब एक पेज पे कितने रिकॉर्ड मैं दिखाना चाहता हूं उसको पेज साइज बोलते हैं, ठीक है। पेज साइज 10 है और पेज नंबर 1 है, तो कितने रिकॉर्ड स्किप करना है मेरे को? जीरो, जीरो, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं, पेज नंबर मेरा है 2, ठीक है। पेज साइज अगेन 10 है। अब कितना रिकॉर्ड स्किप करना है मेरे को? 10, बराबर। तो ये इसको कैलकुलेट करने का ना एक प्रॉपर फॉर्मूला है कि स्किप कितना रिकॉर्ड मैं स्किप कर रहा हूं। तो वो फॉर्मूला है पेज नंबर -1 हम लोग करते हैं, पेज नंबर -1 और नहीं, पेज नंबर ये 10 कैसे आता था? 1 × 1 ना, हाँ। पेज नंबर -1, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और इसको हम लोग इंटू करते थे पेज साइज से। देखो जरा सही है क्या? मैं भी ऐसा रट्टा नहीं मारा हूँ, ये मैं अंदाजे। तो पेज नंबर 1, 1 - 1 0, पेज साइज 0 हो जाएगा, फिर ये तो 0 हो जाएगा ना, हाँ सही है। तो अभी देखो ये इसमें पेज नंबर क्या है? 1, 1 - 1 कितना हो गया? 0, 0 इंटू 10, ओवरऑल 0, तो स्किप की वैल्यू क्या आई? 0। पेज नंबर क्या है? 2, 2 - 1 1, 1 इंटू 10, स्किप की वैल्यू क्या आई? 10। अब हम लोग अपना जो कैलकुलेशन था उसको इसमें रखते हैं। मैं बोला पेज नंबर 3, तो 3 - 1, 3 - 1 ये हो गया 2। अब पेज साइज कितना है? तो 3 - 1 हो गया 2, 2 नहीं, पेज साइज अपना 2 है ना, पेज साइज अपना, ये केस में पेज साइज 2 बोला ना ये, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो कितना रिकॉर्ड स्किप करना पड़ा मेरे को? थर्ड पेज के लिए कितना रिकॉर्ड स्किप करना पड़ा मेरे को? समझे क्या ये लॉजिक? किसको किसको समझा? नहीं समझा? यहाँ पे तीनों, 1 2 3, पीछे वाले को नहीं समझा, इधर तुमको समझा ना? तो ये तरीके से हम लोग क्या करते लेके आते, तुम लोग फिर से सुनो। मेरे को करना क्या है, ये समझा ना सिनेरियो जो बताओ, पेज साइज और पेज नंबर, ये क्या चीज है वो समझा? तो वो भी नहीं समझा, वो भी नहीं समझा। एक ग्रिड रहती है, ग्रिड, ग्रिड में डेटा है, ग्रिड में डेटा है 12 रिकॉर्ड, 12, 12, ठीक है। मेरे को एक टाइम पे 10 रिकॉर्ड ही दिखाना है, तो मैं 10 दिखाऊंगा, फिर जो आगे का 2 रिकॉर्ड है उसको बोलूंगा नेक्स्ट पेज पे क्लिक करो, तो जब वो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेगा तो आगे का 2 रिकॉर्ड आएगा। तो पहले पेज में कितना रिकॉर्ड रहेगा? नहीं तुम लोग कुछ मत बोलो, वो तीनों ही आंसर देंगे। 10 रिकॉर्ड। दूसरे पेज में कितना रिकॉर्ड रहेगा? 2। समझे क्या? दूसरे पेज में कितना रिकॉर्ड रहेगा? 2। अभी मिस नहीं करना, ठीक है। तो जितना रिकॉर्ड एक पेज में मेरे को दिखाना है उसको मैं पेज साइज बोलता हूं। तो मेरे केस में पेज साइज क्या हुई? कोई नहीं बोलेगा। मेरे केस में पेज साइज क्या हुई अभी? वो उससे क्या पूछ रहा है मेरे को बता। पेज साइज क्या हुई मेरे केस में? पेज साइज क्या हुई? 10। इतना सिंपल तो है भाई, मतलब सुन नहीं रहे। ये कैसे छोटे बच्चे को ही बताएंगे समझ में आएगा? अब बहुत मुश्किल कंसेप्ट है क्या ये? ऐसा बहुत ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या कि मेरे को ही आसान लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड? एक पेज पे जितना रिकॉर्ड मैं दिखाता हूं उसको पेज साइज बोलते हैं। तो मैं पहले ही बोला, एक पेज पे मैं 10 रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, टोटल मेरे पास 12 रिकॉर्ड है। पहले पेज पे 10 दिखेगा, दूसरे पेज पे 2 दिखेगा, तो पेज साइज क्या हुआ? नंबर ऑफ पेजेस कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2, है ना? अब तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे बना। अब मेरे को करना क्या है, आइडियली होता क्या है, मतलब एक नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है हैप्पी फ्लो में, कि हम लोग डेटाबेस के पास जाते हैं, पूरा के पूरा रिकॉर्ड लेके आ जाते हैं, मतलब 12 के 12 पूरा लेके आता हूँ, जबकि मेरे को दिखाना 10 ही है, लेकिन 12 2 रिकॉर्ड में अननेसेसरी लाया। तो अभी यहाँ पे 2 था तो चल गया, लेकिन अगर मेरे पास 10 मिलियन रिकॉर्ड है, ठीक है,
मेरे पास 10 मिलियन रिकॉर्ड है और मेरे को दिखाना 10 ही है, तो मैं अननेसेसरी रिकॉर्ड कितना लेके आ रहा हूँ जबरदस्ती का, जो कि मेरे को दिखाना नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस लेवल पे पेजिनेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना मेरे को दिखाना है ना उतना ही मैं लेके आऊंगा। तो पहले पेज के लिए तो मैं स्टार्टिंग का 10 लेके आया, दिखा दिया, लेकिन अब बंदा क्या किया, डायरेक्ट पेज नंबर 7 पे क्लिक कर दिया। डायरेक्ट उसने क्या किया, पेज नंबर 7 पे क्लिक किया था। अब मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना मैं स्किप करके लेके आऊं? तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो उसने पेज नंबर 7 पे क्लिक किया, तो पेज नंबर क्या हो गया, 7। अब बोल सकते हो, अभी बढ़ गया आगे। पेज नंबर क्या हो गया, 7। 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6। एक पेज पे मेरे को कितना दिखाना है, 10। तो 6 इंटू 10 मतलब कितना हो गया, 60। तो शुरू का 60 रिकॉर्ड मैं स्किप कर दूंगा, मतलब 6 पेज छोड़ के 7वें के लिए मैं डेटा लेके आया हूं। अभी समझे गए ये? तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, तो ये इंटरव्यू में उन लोग पूछ लेते हैं कि ये कैसे, तो बस ये बोल दिए ना तो वो समझ जाएगा कि इसको आता है। ये इतना तुम बता दिया ना तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि बंदे को ये चीज आती है। इसलिए डेटाबेस लेवल पे पेजिनेशन है। तो ये एक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन का एक तरीका है। तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे पास एक एक कस्टमर टेबल है जहां पे तुमको लिस्ट ऑफ कस्टमर दिखते हैं। अब कस्टमर तो तुम्हारे, जैसे तुम्हारी ग्रोसरी स्टोर है, कितने कस्टमर होंगे, डेली तुम्हारे पास 100 कस्टमर आ रहे हैं, 100-150 कस्टमर डेली आ रहे हैं, उनका डेटा तुम स्टोर करते जा रहे हो। 10 साल में वो रिकॉर्ड कितना हो जाएगा, रिपीटेड कस्टमर भी होंगे उसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को तो मालूम नहीं है ना ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि मैं तो उसको वापस चेक नहीं कर रहा हूँ। तो रिपीटेड नाम भी है, तो डेटाबेस में तो रिकॉर्ड ज्यादा हो गया, तो वो 10 साल में कितना रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर तुम एक दिन वो पेज खोल के तुमको देखना है, तो फिर उस टाइम पे क्या करोगे, तो उस टाइम पे तो वो पेज तो क्रैश हो जाएगा, उतना डेटा लाके वेंडर करते 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 क्रैश हो जाएगा। तो अब जरूरत तो है नहीं उतने की स्टार्टिंग, क्योंकि ह्यूमन का भी तो एक लिमिटेशन है ना, मशीन की लिमिटेशन है तो क्या हुआ, ह्यूमन की भी तो लिमिटेशन है। ह्यूमन की लिमिटेशन है, एक टाइम पे 10, 12, 15, 100, 150 रिकॉर्ड एक पेज पे देख सकता है। उससे ज्यादा दोगे तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा स्क्रॉल करते करते। 100 भी बहुत हो गया, लेकिन कोई कोई ग्रिड पे 100 भी रहता है, तो 100 भी बहुत ही हो गया। तो समझो 100 रिकॉर्ड हम लोग को देना है। तो देखो ग्रिड के ऊपर कभी कभी वो ऑप्शन आता है, एक एक पेज में कितना दिखाना है, 2500 ऐसा ऑप्शन आता है, कभी देखे रहोगे तो दिखेगा। तो ध्यान अगर रहेगा तो वहां पे दिखाता है कि एक पेज पे कितना दिखाना है, मतलब पेज साइज, तुमको पेज साइज कितना रखना है, वो वो पेज साइज भी तुम डिसाइड कर सकते हो। अगर फिक्स रख दिया कि 10 ही दिखाना है तो 10 ठीक है, वो हार्ड कोड हो गया। अगर उसको भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है उसका, कि तुमको जो जो नेसेसरी रिकॉर्ड है दिखाने के लिए, खाली वही डेटाबेस से लेके आऊं मैं। तो ये डेटाबेस लेवल पे पेजिनेशन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सी शार्प कोड से जितना जितना डेटा रिक्वायर्ड है ना उतना ही डेटा लेके आएंगे। तो एक तरीका होता है जिसके थ्रू तुम रिकॉर्ड्स को स्किप कर सकते हो। स्किप करके फंक्शन होता है लिंक्यू में, लिंक्यू में एक फंक्शन होता है स्किप नाम का, और एक फंक्शन होता है टेक नाम का। मतलब इतना चाहिए, जैसे तुमने तुमने क्वेरी किया तो 50 रिकॉर्ड आया, लेकिन तुमको शुरू का 5 चाहिए, तो टेक 5 करोगे तो शुरू का 5 आ जाएगा। शुरू और तुम स्किप 5 और टेक 10 करोगे तो पहले 5 स्किप करेगा, फिर उसके आगे से 10 उठाएगा। मतलब हाँ, 6 से 15, हाँ बराबर 6 से 15। समझ में आएगा? तो वो लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिंक्यू में यूज करते हैं उसके लिए। तो इंटरव्यू में क्या पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा कि तुमने पेजिनेशन, तो तुम कैसे परफॉर्मेंस का वो फाइंड करोगे कि कहाँ पे टाइम ले रहा है, तो नेटवर्क टैब के बारे में तुम बताओगे। फिर वो बोलेगा ठीक है चलो, तुमको मालूम पड़ गया डेटाबेस में है, डेटाबेस नहीं सॉरी, तुम्हारे सी शार्प के कोड में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको तुम कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। तो तुम बोलोगे लेट्स से अगर वहां पे कोई अननेसेसरी फॉर लूप लिखा हुआ है तो उसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है तुम्हारा फॉर लूप भी सही है, तुम्हारे डेटाबेस से रिकॉर्ड ही बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है, डेटाबेस टेबल में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है और टेबल ही रिकॉर्ड देने में टाइम लगा रहा है, तो तुम क्या करोगे। तो तुम पहला क्या बोलोगे उसको कि मैं अपने टेबल पे जाके इंडेक्स लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, अपने टेबल पे जाके इंडेक्स लगाऊंगा। तो डेटाबेस में एक कंसेप्ट है इंडेक्स, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेरी का रिट्रीवल फास्ट कर सकते हैं, मतलब क्वेरी के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो 2 टाइप की इंडेक्स होती है, वो शायद लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था मैं, कल ही एक बताया था। 2 टाइप की इंडेक्स है, क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स।
एक चीज और उसमें ऐड ऑन कर लो, जब भी हम लोग फॉरेन की क्रिएट करते हैं, जब भी हम लोग फॉरेन की क्रिएट करते हैं तो क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली बन जाता है। फॉरेन की बोलो, प्राइमरी की में तो होता है, क्लस्टर इंडेक्स जो है ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल पे बन जाता है। कौन सा? जो चाइल्ड टेबल रहेगा ना, उसमें ऑटोमेटिकली क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है क्वेरी के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये वो तो पहले तुम बोलोगे, वो बोलेगा ठीक है इंडेक्स भी है, इंडेक्स भी लगा हुआ है टेबल पे, टेबल पे इंडेक्स भी लगा हुआ है और एक ग्रिड है, उसमें 10,000 रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, तो तुम क्या तो बोलना उस टाइम पे फिर मैं डेटाबेस लेवल पे पेजिनेशन करूंगा। तो बोलेगा कैसे? तो ऐसे। क्लियर है? क्या बोलना है वो भी बता दिया, बेसिक लॉजिक क्या है वो भी बता दिया, और ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सब बता दिया। ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अगर पूछेगा तो ऑप्टिमाइजेशन डेटाबेस लेवल पे भी पूछता है, ऑप्टिमाइजेशन सी शार्प के लेवल पे भी पूछता है, और ऑप्टिमाइजेशन लेवल यूआई लेवल पे भी आता है। लेकिन यूआई पे आएगा तो सीधा हाथ डालने बोलेगा, वो यूआई टीम करती है। हम लोग बैकएंड को ऑप्टिमाइजेशन थे, बैकएंड में सी शार्प में अगर बोलेगा तो कोई लूप है, लूप के अंदर एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है, ऐसा कुछ है, या लूप के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हो या ऐसा कुछ बल्कि कोड है, तो वो मैं रिमूव करूंगा, ऐसा बोलोगे। यूजुअली सी शार्प में ज्यादा कुछ ऑप्टिमाइजेशन नहीं रहता है, 90% ऑप्टिमाइजेशन डेटाबेस लेवल पे होता है। तो इंटरव्यू अगर तुमसे ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन करेगा तो वो तुमसे डेटाबेस के बारे में ही पूछना चाहेगा। बहुत सारे लोग तो बहुत स्पेसिफिकली क्वेश्चन करते हैं कि एक स्टोर्ड प्रोसीजर है वो बहुत टाइम ले रहा है, तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करोगे? किसको किसको ऐसा क्वेश्चन आया स्टोर्ड प्रोसीजर वाला? कोई फेस किया है? स्टोर्ड प्रोसीजर है, वो बहुत टाइम ले रहा है, उसको तुमको ऑप्टिमाइज करना है। स्टोर्ड प्रोसीजर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करते हैं कि मतलब अब स्टोर्ड प्रोसीजर बोल दिया मतलब टाइम कहाँ ले रहा है? डेटाबेस में ही ले रहा है, सब मालूम पड़ गया, एंडिंग में निकला कि एक एसपी टाइम ले रहा है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन सबसे पहले जितनी सब क्वेरीज है, जिन अब मैं स्टोर्ड प्रोसीजर का कोड देखूंगा देखूंगा वहां पे सब क्वेरी यूज हुई है क्या। अब सब क्वेरी क्या होती है? क्वेरी के अंदर क्वेरी। ठीक है, तो कोई एक क्वेरी है, उसके अंदर एक दूसरी क्वेरी लिखी हुई है, तो पहले पहली क्वेरी चलती है, उसका आउटपुट दूसरी दूसरी क्वेरी को जाता है, तो ये एक सब क्वेरी, इसको सब क्वेरी बोलते हैं। तो कोई सब क्वेरी लिखी हुई है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? ज्वाइन के अंदर। उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? ज्वाइन में। तो ज्वाइन जो है वो फास्ट चलता है एज कंपेयर टू सब क्वेरी। तो मैं सब क्वेरी निकाल के ज्वाइन बना दूंगा। और अगर कोई ज्वाइन टाइम लेता रहेगा, अगर कोई ज्वाइन टाइम लेता रहेगा, मतलब लाइक 6 टेबल 8 टेबल का ज्वाइन है, मल्टीपल टेबल का ज्वाइन बताया था मैं, अगर याद होगा तो मल्टीपल टेबल 6 टेबल या 8 टेबल का ज्वाइन है और वो टाइम ले रहा है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? टेम्पररी टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये टेम्पररी टेबल क्या है? स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर हैश लिख के जो भी टेबल हम लोग बनाते हैं उसको टेम्पररी टेबल बोलते हैं। तो टेम्पररी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत सारा रहेगा कि टेम्पररी टेबल, बहुत सारा मतलब 4 क्वेश्चन टोटल बनता है। ठीक है, पहला, व्हाट इज टेम्पररी टेबल? तो उसके आंसर में तुमको क्या बोलना है? जो टेबल के नाम के आगे हैश लगा के हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं वो टेम्पररी टेबल है। टेबल के नाम के आगे क्या लगाने का? हैश। हैश समझ गया ना? हैश टैग वाला हैश। हैश लिख के, हैश इंप्लॉय लिखा, क्रिएट टेबल हैश इंप्लॉय, तो वो टेबल टेम्पररी टेबल, या उसको हैश टेबल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, हैश टेबल, लेकिन वो टेम्पररी टेबल ही मतलब उसका सही करेक्ट नेम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, टेम्पररी टेबल को ड्रॉप करने की जरूरत पड़ती है या वो खुद से ड्रॉप हो जाता है? ये तो टेम्पररी टेबल को ड्रॉप करना पड़ता है, खुद से ड्रॉप नहीं होता है, खुद से ड्रॉप वो नहीं होता, उसको ड्रॉप करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन, नहीं, टेम्पररी टेबल रहता है, बता रहा हूँ, वही वही जगह पे आ रहा। तीसरा, तीसरा ये, अगर वो ड्रॉप नहीं होता है तो वो बनता कहाँ पे है? तो डेटाबेस के अंदर 3 सिस्टम डेटाबेस होते हैं, एक होता है मॉडल, ठीक है, एक होता है टेमडीबी, और एक होता है मास्टर। देखे हो कभी ये एसक्यूएल सर्वर में 3 डेटाबेस? कौन कौन देखा है? अगर इंस्टॉल किए होगे तो जरूर देखे होगे, दिखता है वो। एसक्यूएल सर्वर एक्सपांड करोगे ना, सिस्टम डेटाबेस में एक रहता है मास्टर, एक रहता है मॉडल, और एक रहता है टेमडीबी। ऑन होने बहुत टाइम लगाता है।
जो तुम बोल रहे हो ना कनेक्शन क्लोज होने पे, वो टेम्प टेबल नहीं है, वो टेबल वेरिएबल है। वही मतलब उनको बता रहा हूं थोड़ा। ये देखो, ये यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुमको जो एक्सपांड कर डेटाबेस दिखता है, डेटाबेस में ये सिस्टम डेटाबेस में जाओगे तो देखो मास्टर मॉडल एमएसडीबी भी है, वो उतने काम का नहीं है, ये इसकी बात कर रहा था मैं, टेमडी। तो जितने भी टेम्पररी टेबल तुम क्रिएट करते हो, चाहे कोई भी स्टोर प्रोसीजर में, वो आके ये वाले डेटाबेस में क्रिएट होता है। भले से तुम्हारा डेटाबेस कस्टमर डीबी 2 है लेट से, लेकिन जब तुम टेबल के नाम के आगे हैश लगाओगे तो वो टेबल तुम्हारे डेटाबेस में नहीं बनते हुए वो कहाँ बनता है, टेमडीबी में। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन में बोला कि व्हाट इज टेम्पररी टेबल, तो जो टेबल नेम के आगे हैश लगाते हैं वो टेम्पररी टेबल है। दूसरा क्वेश्चन में ये बोला कि टेम्पररी टेबल को ड्रॉप करना पड़ता है कि वो ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक ड्रॉप नहीं होते हैं, उनको हमको मैनुअली ड्रॉप करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा टेम्पररी टेबल कहाँ पे बनते हैं, तो टेम्पररी टेबल टेमडीबी के अंदर बनते हैं। समझ में आया। और चौथा यही कि उसका स्कोप क्या होता है, मतलब वो घुमा फिरा के वही बोलते हो लोग, उसका स्कोप क्या है। स्कोप मतलब अगर मैं एक स्टोर प्रोसीजर में एक टेम्पररी टेबल क्रिएट कर दिया तो उसको मैं दूसरे स्टोर प्रोसीजर में एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, क्या हो सकता है इसका आंसर। टेम्पररी टेबल का स्कोप क्या है, अगर मैं एक स्टोर प्रोसीजर में एक टेम्पररी टेबल क्रिएट कर दिया तो वो टेम्पररी टेबल को मैं दूसरे स्टोर प्रोसीजर में एक्सेस कर सकता हूं या नहीं, ऐसा क्वेश्चन करेगा। कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो टेमडीबी में पड़ा है, तो वापस से तुम क्वेरी मारोगे तो मिल जाता है वो। और यही के साइड बाय साइड मतलब इक्विवेलेंसी में एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है टेबल वेरिएबल। जिसका नाम क्या है, टेबल वेरिएबल। ये उसको इसका एक पूरा अपोजिट है। जैसे कि पहला डिफरेंस क्या था कि टेम्पररी टेबल को हमको मैनुअल ड्रॉप करना पड़ता है, लेकिन टेबल वेरिएबल अगर तुम लेते हो तो उसको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। स्टोर प्रोसीजर खत्म होगा तो टेबल वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। स्टोर प्रोसीजर का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो टेबल वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा, तुमको ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, एक स्टोर प्रोसीजर में जो टेबल वेरिएबल क्रिएट होगा वो दूसरे स्टोर प्रोसीजर में एक्सेस नहीं हो सकता, खत्म हो जाएगा तो एक्सेस ही कहां से होगा, मतलब वो तो बात ही खत्म होगी। तो ये दो में बहुत कंफ्यूज करते हो लोग कि टेबल वेरिएबल और टेम्पररी टेबल। तो टेम्पररी टेबल अगर क्लियर है तो टेबल वेरिएबल ऑटोमेटिक समझ। टेबल वेरिएबल इज लाइक ए वेरिएबल। एक वेरिएबल जो है वो टेम्पररी स्टोरेज है, लेकिन वो कब तक चलेगा, जब तक प्रोग्राम चलेगा तभी तक ही चलेगा ना वेरिएबल। वैसे सेम जब तक स्टोर प्रोसीजर चलेगा तब तक ही वो टेबल वेरिएबल चलेगा। अब यहाँ पे आ जाती है दो कंसेप्ट, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। एसक्यूएल सर्वर में लोकल ग्लोबल का कंसेप्ट आता है। लोकल ग्लोबल में कैसा होता है, एक होता है तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल तुमने क्रिएट किया, तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल सर्वर में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग लगाते हैं एट द रेट। क्या लगाते हैं, एट द रेट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक वेरिएबल क्रिएट करना है एसक्यूएल सर्वर में तो मैं ऐसा लिखता हूँ, ये ऐसा मेरे को लिखना होता है, डिक्लेयर एट द रेट आई इंट, ऐसा। तो एट द रेट लगाते, अगर तुम सिंगल एट द रेट लगाते हो तो वो वेरिएबल लोकल है, और अगर तुम डबल एट द रेट लगाते हो तो वो वेरिएबल ग्लोबल है। तो ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, जब तक का वो कनेक्शन परसिस्ट रहेगा, मतलब जब तक वो कनेक्शन, एक कनेक्शन को ऑब्जेक्ट चलते रहेगा तुम्हारे एप्लीकेशन में, वो वेरिएबल आउटसाइड द स्टोर्ड प्रोसीजर और मतलब वो उसके स्कोप में, वो कनेक्शन के स्कोप में तुमको हमेशा वो वेरिएबल अवेलेबल रहेगा। तो लोग पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एट द रेट एंड डबल एट द रेट। तो सिंगल एट द रेट लोकल है और डबल एट द रेट ग्लोबल है। देखो ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई डीप में जाके नहीं पूछेगा। जैसे तुमको पूछे एक क्वेश्चन, इसी एक जैसे क्वेश्चन बताया, बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एट द रेट एंड डबल एट द रेट, तो बोलोगे सिंगल एट द रेट लोकल वेरिएबल के लिए और डबल एट द रेट ग्लोबल वेरिएबल के लिए। दूसरा क्वेश्चन वो करेगा कि व्हाट इज द टाइम टेबल्स, तुम बोलोगे हैश टेबल्स। हो सकता है डीप में जाए भी नहीं कि कहाँ स्टोर होता हो, लेकिन मैं वो बता दिया, यूजुअली नहीं जाते हैं लोग। ठीक है, फिर वो बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश टेबल या टेम्पररी टेबल एंड टेबल वेरिएबल।
तो टेबल वेरिएबल को हमको ड्रॉप करना पड़ता है जो टेम डीबी में बनता है, और सॉरी टेम टेबल को हमको ड्रॉप करना पड़ता है जो टेम डीबी में बनता है, और टेबल वेरिएबल को हम लोग को ड्रॉप नहीं करना पड़ता है, वो स्टोर प्रोसीजर खत्म होने से वो खत्म हो जाते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ये है कि टेबल, अगर कोई टेबल वेरिएबल में बनाया, अभी तक की जितनी बात की है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गौर से सुनो। अगर मैं कोई टेबल वेरिएबल बनाया और मैं चाहता हूँ वो टेबल वेरिएबल स्टोर प्रोसीजर के बाहर मैं कहीं एक्सेस कर सकूं सेम कनेक्शन में, तो मैं उसको कैसे क्रिएट करूंगा? ग्लोबल ग्लोबल टेबल वेरिएबल बनाऊंगा मैं, मतलब टेबल वेरिएबल के नाम के आगे मैं डबल एट द रेट लगाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टोर प्रोसीजर के बाहर भी एक्सेस हो जाएगा। क्लियर है? बस इतना ही एक कैच है जो वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये सब चीज किससे रिलेटेड हो गई? ये इंटरव्यू से रिलेटेड हो गई। अब मैं आ जाता हूँ बैक टू परफॉर्मेंस वाला पार्ट जो मैं बता रहा था। ठीक है, अब तो परफॉर्मेंस तुमसे पूछा कि लाइट परफॉर्मेंस तुम कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, तो तुम ये सब पूरा पेजिनेशन और ये सब कहानी उसको बता दी। अब हम लोग आ जाते हैं जो चीज एक्चुअल मेरे को बताना था। जैसे तुम्हारा एक पेज है, ठीक है, वो एक पेज में बहुत सारी सीएसएस और जेएस जो है वो ऑटोमेटिकली लोड होते रहती है। मतलब एक पेज में बहुत सारी सीएसएस, जैसे एक पेज है उसमें बूटस्ट्रैप भी लग रहा है, जेक्वेरी भी लग रहा है, जेक्वेरी वैलिडेशन भी लग रहा है, तुम्हारा खुद का सीएसएस है, जेएस है, वो भी लग रहा है। तो बहुत सारी फाइल, जब एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है ना, तो मतलब 100-150 जेएस और सीएसएस एक पर्टिकुलर पेज में आ जाती है। अब मॉडर्न जो ब्राउजर है उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि जब रिक्वेस्ट चलते रहेगी मतलब जब डेटा सर्वर से ब्राउजर में आते रहेगा, तो उस टाइम पे एक टाइम पे 6 रिक्वेस्ट ही वो अलाउ करेगा। क्या करेगा? एक टाइम पे 6 रिक्वेस्ट ही अलाउ करेगा। अब तुम्हारे पेज में 150 जावास्क्रिप्ट की फाइल है अलग अलग, ऐसा कंसिडर करो, जेएस बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की फाइल, और 150 सीएसएस भी है। ठीक है, अलग अलग है, कोई मोमेंट जेएस के लिए, कोई बूटस्ट्रैप के लिए है, कोई जेक्वेरी के लिए है, ऐसा लगेगा ना, बहुत सारे पैकेजेस लगते रहते हैं। तो अलग अलग 150 फाइल है। तो इससे क्या होगा, इससे होता क्या है कि जब तुम्हारे पेज लोड होने लगता है तो पहले 6 फाइल लेता है वो, जब 6 में से जब पहली खत्म होती है तो फिर 7 को लोड करता है, फिर दूसरी खत्म होती है फिर 8 को लोड करता है। तो क्या होता है, एक टाइम पे 6 रिक्वेस्ट ही चलेगी। 7वीं रिक्वेस्ट कब आएगी? जब पहली, मतलब वो 6 में से कोई एक खत्म हो जाएगी, तो मैं ऐसा बोल दूं पहली खत्म हो गई। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं बोला कि फर्स्ट रिक्वेस्ट खत्म हुई, फिर 7th लोड हुई, फिर सेकंड खत्म हुई, फिर 8 लोड हुई। ये प्रोसेस चलता है, ये होता है, मतलब ऐसा होता है, ये चीज एग्जिस्ट करती है। नहीं पता है तो सुन लो, ऐसा बोलने का मतलब है ना। तो अब ये है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरी 150 जेएस फाइल है, तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा पेज लोड होने के लिए मेरे पेज को वेट करना पड़ेगा, 6-6 के बंच में ही वो आगे बढ़ पाएगा। मेरी बात समझी? तो इसकी वजह से भी तुम्हारा पेज जो है वो स्लो लोड होता है। इसकी वजह से भी तुम्हारा पेज क्या होता है? स्लो लोड होता है, मतलब परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है तुम्हारे पेज का। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका जो सॉल्यूशन, तुम लोग क्या सोचते हो कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है? 150 जेएस की फाइल है, एक रिक्वेस्ट में एक ही फाइल आएगी, तो इसका क्या, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? वो तो आंसर ही हो गया, वो तो उसका आंसर हो गया। मेरे को थूक लगाओ, सॉल्यूशन बताओ पहले, वो तो आगे की चीज है। मतलब अगर तुमको अगर ऐसा सिनेरियो दिया जाए, मिनिफिकेशन बंडलिंग सपोर्ट नहीं करता है एमवीसी थोड़ी देर के लिए, तो तुम क्या करोगे? एग्जैक्टली, 4-5 फाइल को एक फाइल बना दूंगा लॉजिकल ग्रुपिंग करके। जैसे फॉर एग्जांपल 6 फाइल है, 6 के 6 फाइल जो है वो जेक्वेरी वैलिडेशन की है, तो मैं क्या करूंगा, एक ही फाइल बनाऊंगा, सबका जेएस उठा के एक में पेस्ट कर दूंगा, तो वो एक फाइल बन जाएगी, और वो 6 जेएस जो है एक ही रिक्वेस्ट में लोड हो जाएगा। तो ये जो कर रहा हूं ना मैं, ये जो मैनुअल प्रोसेस कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड बंडलिंग। मेरी बात समझी मैं क्या बोला? तो मतलब मल्टीपल फाइल्स को एक फाइल में बंडल करने का प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा? जैसे अब तुमको आया, तुमने 6 फाइल को एक फाइल में डाल दिया, कोड 6 फाइल के कोड को एक फाइल में पेस्ट कर दिया। अब तुमको आया कुछ एरर फाइल नंबर 3 में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पूरा 6 के 6 फाइल के कोड को डिबग करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कहाँ पे इश्यू है, ये मालूम करने के लिए। मेरी बात समझी? तो
तुम परफॉर्मेंस तो अचीव कर लोगे, लेकिन तुम्हारा जो डिबगिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा वो टाइम पे। मेरी बात समझी? समझ में आ रहा है ना? मतलब वो 6 की 6 फाइल जो सेपरेट थी वो अब एक हो गई, तो मेरे को पूरी फाइल देखना पड़ेगा। तो ये उसका ड्रॉबैक हो गया। तो ये दोनों चीज को, मतलब एडवांटेज और ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए एमवीसी जो टेक्निक लेके आया है उसका नाम है बंडलिंग। उसका नाम क्या है? बंडलिंग। एमवीसी क्या बोलता है कि तुमको फाइल को अलग अलग रखना है, तुम अलग अलग रखो, ठीक है, लेकिन मेरे को ये बता दो कि रन टाइम में किसका किसका बंडल बनाना है। वो क्या बोलता है कि रन टाइम में किसका किसका बंडल बनाओ, तुम मत बनाओ, तुम फाइल अलग अलग रखो, 6 अलग अलग फाइल। जब प्रोजेक्ट रन होता है ना, तो वो 6 फाइल को उठा के एक फाइल बनाता है और फिर ब्राउजर को देता है। वो क्या करता है? वो 6 फाइल को उठा के एक फाइल बनाता है और ब्राउजर को देता है। तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि 6 में से 3 लेना है कि 5 लेना है? तो वो बनाने के लिए हम लोग जो कोड करते हैं, दैट कोड इज नोन एज बंडलिंग। क्या समझा? बहुत सिंपल भाषा, एकदम आसान भाषा में बता दिया मैं, प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन तक का। दैट्स कॉल्ड बंडलिंग। वो कोड होता है वो कोड होता है यहाँ पे। तुम्हारे प्रोजेक्ट में ऐप स्टार्ट के अंदर बंडल कॉन्फ़िग है यहाँ पर। तो रजिस्टर बंडल फंक्शन है, ये कॉल होता है। इसके अंदर ही सब बंडल बना हुआ है। देखो बंडल डॉट ऐड, तो ये बंडल बना हुआ है। ये बंडल का नाम है जे क्वेरी। ये बंडल का नाम क्या है? ये बंडल का नाम है जे क्वेरी। इसमें कितनी फाइल है? तो इसमें फिलहाल एक ही जेएस फाइल है। तो मैं तुमको मल्टीपल जेएस वाली फाइल बताता हूँ। ये देखो, ये सीएसएस बंडल है, स्टाइल बंडल। ये बंडल का नाम क्या है? कंटेंट सीएसएस। इसमें दो सीएसएस फाइल है, एक ये है और एक दूसरी ये है। मतलब एक बूटस्ट्रैप की सीएसएस है और दूसरी कौन सी है? साइट सीएसएस। तो मेरे प्रोजेक्ट में ये दो सीएसएस की फाइल जो है वो अलग अलग है। अलग अलग है मतलब मैं जो सेपरेट रखा हूं। लेकिन जब प्रोजेक्ट लोड होगा ना, तो वो ये दोनों फाइल को मिला के ये नाम से एक फाइल बनाएगा। एक ही फाइल बनाएगा सीएसएस। अब उसको एक रिक्वेस्ट में लोड करेगा। तो ये जो मैं कोड किया हूं, दिस कोड इज नोन एज बंडलिंग। और ये जो क्लासेस मेरे को मिली है, ये स्टाइल बंडल, स्क्रिप्ट बंडल। तो बंडल कितने टाइप के बंडल हम लोग बना सकते हैं? एक बंडल जो जेएस के लिए बनेगा, दैट इज नोन एज योर स्क्रिप्ट बंडल। और एक बंडल सीएसएस के लिए बनेगा, दैट इज योर स्टाइल बंडल। मेरी बात समझ में आई? दो टाइप का बंडल बनेगा, स्क्रिप्ट बंडल मतलब जेएस जावा स्क्रिप्ट का बंडल, जेएस का बंडल। और एक बनेगा सीएसएस का बंडल मतलब स्टाइल बंडल। ये यहां तक जो मैं बोला वो क्लियर है? क्यों हम लोग बंडलिंग कर रहे हैं वो क्लियर है? बंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है हम लोगों को? ठीक है, तो ये खाली बंडलिंग है। ये सिर्फ क्या है? ये प्रोसेस क्या है? सिर्फ बंडलिंग है। अच्छा, बंडलिंग क्लियर है? क्यों हम लोग बंडलिंग कर रहे हैं? क्यों हम लोग बंडलिंग कर रहे हैं? मेरे पास 150 फाइल है, तो मैं लिस्ट डाल दूंगा 50-50 का 3 बंडल। तो मैं यहाँ पे आके इसको ये लाइन इसको रिपीट करते जाऊंगा, ये कॉमा कॉमा कॉमा, ऐसे 50 फाइल डाल। तो ये 50 फाइल को एक ही फाइल बनाएगा, लेकिन ये 50 फाइल अलग अलग मेरे प्रोजेक्ट में रहेगी। तो इससे क्या होगा कि डिबग करना है तो मेरे पास तो सेपरेट फाइल है, तो मैं सेपरेट फाइल के थ्रू डिबग कर सकता हूँ। लेकिन वो रन टाइम में जाने के बाद एक फाइल बनेगी, जिससे ब्राउजर का परफॉर्मेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे लिए हेडेक नहीं क्रिएट होगा। तो ये हम लोग को कौन करके दे रहा है? एमवीसी। समझ में आया? तो एमवीसी के बहुत बड़े फीचर में काउंट होता है बंडलिंग। मतलब काफी बड़ा फीचर है ये एमवीसी का, क्योंकि यही चीज दूसरे मैकेनिज्म में भी होती है। लाइक जैसे तुम्हारा जेएसपी हो गया, सर्वलेट हो गया, तुम्हारा पीएचपी हो गया, वहां पे भी होता है। वहां पे हम लोग को मैनुअल बंडलिंग करना पड़ता है। मतलब एक टूल इंस्टॉल करते हैं सर्वर पे, वो बंडलिंग करके देता है हम लोग को। लेकिन एमवीसी में ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये बंडलिंग का फंडा हो गया। अब आ जाता है मिनिफिकेशन। मिनिफिकेशन का फंडा क्या है? अभी मिनिफिकेशन के लिए ना, ये दो फाइल देखो तो तुमको शायद थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे आता हूं मैं स्क्रिप्ट में। देखो bootstrap.js और bootstrap.min.js। तो bootstrap.js में गया तो देखो ये सादा सा जावा स्क्रिप्ट दिख रहा है, इफ लिखा हुआ दिख रहा है ना? एक इफ लिखा है, वो उसकी टाइप चेक कर रहा है और कुछ तो ऐसा है। यही फाइल को अभी देखो इसमें स्पेस है। ये फाइल की साइज अगर मैं देखूं, मैं इसको राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर,
तो ये फाइल की अगर मैं साइज देखता हूं तो कितनी है, 74 केबी। क्यों 74 केबी है? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस है। कहाँ स्पेस है, कहाँ दिख रहा है स्पेस? ये स्पेस है, ये स्पेस है, दिख रहा है? दिखा क्या? ये स्पेस है, ये स्पेस है, तो ऐसे बहुत सारी स्पेसेस छोड़ी हुई है इसके अंदर। तो एवरी स्पेस एक कैरेक्टर है, और ईच कैरेक्टर विल टेक वन बिट। बिट मतलब 0 और 1। बिट और बाइट में डिफरेंस है, ठीक है? 8 बिट मिलके 1 बाइट बनेगा। तो एवरी कैरेक्टर विल टेक 1 बिट। तो जितने स्पेसेस है ना, जितनी स्पेसेस है उनकी वजह से फाइल की साइज जो है वो बढ़ जाती है। तो वही फाइल को यहाँ पे इन लोग मिनीफाइड फॉर्म में दिखाते हैं बूटस्ट्रैप की। ये सेम फाइल है, देखो दिख रहा है, बट स्पेस नहीं है। गौर से देखो, इफ अनडिफाइंड टाइप ऑफ जे क्वेरी दिखा। अब इसको देखो, इफ अनडिफाइंड टाइप ऑफ जे क्वेरी दिखा। लेकिन ये क्या किया है पता है? पूरी फाइल को एक लाइन में लिखा है, विदाउट इंटर, विदाउट स्पेस। लेकिन कोड वही है, काम वही करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है। अगर मेरे को इसमें से बोलेंगे ना किसी को कि इसमें से कोई डाउट, वो मेरे को एक डाउट है या इसमें कुछ चेंज करना है या इसको डिबग करना है, तो ये कोड मैं डिबग नहीं कर सकता सिंगल लाइन वाला। लेकिन वो अनमिनिफाइड जो कोड है, नॉर्मल कोड है, ये मिनिफाइड वर्जन है, और वो जो नॉर्मल वर्जन है उसको मैं डिबग कर सकता हूँ। मेरी बात समझे? तो अब अगर मैं प्रोजेक्ट में मिनिफाइड वर्जन इंक्लूड करूं और मेरे को कुछ प्रॉब्लम आया, चेक करना है, तो मैं नहीं कर सकता, डिबग नहीं कर पाऊंगा। और नॉन मिनिफाइड वर्जन यूज करूं तो साइज ज्यादा रहेगी, और साइज ज्यादा है वो एवरी रिक्वेस्ट पे वो फाइल डाउनलोड होती है। एवरी रिक्वेस्ट पे देखो डिफरेंस कितना आ जाता है। डिफरेंस भी देखो, ये 74 के भी है, वही का मिनिफाइड वर्जन, सेम कोड कितना हो गया, 39। मतलब अराउंड 50% का साइज रिडक्शन मिलता है मेरे को ये केस में। समझ लो ना, 50% हो गया ना पूरा, मतलब इसको अराउंड 70 और 35 पकड़ू तो 50% हो ही जाता है ऑलमोस्ट। तो 50% का साइज रिडक्शन मिल रहा है, और जो कि एवरी रिक्वेस्ट पे मिलता है मेरे को। हर रिक्वेस्ट पे ये फाइल डाउनलोड होगी, तो हर रिक्वेस्ट पे मेरा 50 केबी, 50 किलो बाइट्स, वो कैपिटल भी है, बीट नहीं है, बाइट्स, मतलब काफी रिडक्शन हो जाता है मेरा। तो अगर मैं ये डालता हूं तो परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन डिबग नहीं कर पाऊंगा, और ये डालता हूं तो परफॉर्मेंस की वाट लगेगी मैं, लेकिन मैं डिबग कर पाऊंगा। तो ये केस में एमवीसी क्या बोलता है कि तुम अपने प्रोजेक्ट में नॉन मिनिफाइड वर्जन डालो, जब प्रोजेक्ट चलेगा तो मैं उसको मिनिफाई कर दूंगा। हो गया ना, हो गया ना फैसला? मेरी बात समझी? नॉन मिनिफाइड वर्जन है तो मैं डिबग कर सकता हूं, और वो रन टाइम में मिनीफाई करेगा तो परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज मिनिफिकेशन। किसको किसको समझा? पीछे पीछे ताबीज भाई, समझा? बहुत धीरे आराम से पढ़ाया हूं, तब नहीं समझेगा फिर भी पूछो, फिर से वापस बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंसेप्ट मतलब ये नहीं हम लोग शुरू से यूज कर रहे हैं मिनिफिकेशन बंडलिंग। इवन मैं, मतलब मेरे को तो बहुत टाइम हो गया एमवीसी स्टार्ट किया तब से, लेकिन ये मेरे को समझते समझते मेरे को भी 4 साल लग गया। कि पता तो चल जाता था कि लाइक ये हो रहा है, ये हो रहा है, बंडल में डाल दिए, लीड ने बोला बंडल में डालो तो डालो, वो क्या है, वो बंडल में डाल दिया उठा के फाइल को। तो हम लोग को उसके पीछे कोई भागता नहीं है कि क्यों हम लोग कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। वो मेरे को 4-5 साल के बाद तो मेरे को समझा कि वो ब्राउजर में 6 रिक्वेस्ट और ये सब जो चीज मैं तुमको बता रही, तुमको ढूंढोगे गूगल पे तो तुमको मिलेगा सब, लेकिन सब अलग अलग जगह मिलेगा। मतलब सब जैसे गूगल जो 6 रिक्वेस्ट सपोर्ट करता है वो तुमको अलग जगह मिलेगा, मिनिफिकेशन तुमको अलग जगह मिलेगा, बंडलिंग तुमको अलग जगह मिलेगा। लेकिन इंटरव्यू में तुमसे सिर्फ क्या पूछेगा, इतना जो रहेगा शायद ही उसको भी पता रहे, वो सिर्फ तुमसे पूछेगा व्हाट इज मिनिफिकेशन एंड बंडलिंग। तो तुम बोलोगे बंडल डॉट कॉन्फिग के अंदर जाके हम लोग बंडल मल्टीपल जेएस फाइल को सिंगल फाइल में क्लब करने के लिए बंडल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बंडलिंग। और मिनिफिकेशन ऑटो ऑटो सपोर्ट करता है, जब भी हम लोग बंडलिंग करते हैं तो मिनिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है। तो बोले मिनिफिकेशन का तो कोड पता है नहीं, बंडलिंग का तो कोड पता है। जब भी तुम बंडल बनाओगे तो मिनिफाई हो जाता है। जब भी तुम बंडलिंग करोगे, स्क्रिप्ट बंडल, स्टाइल बंडल जो भी लोगे, वो मिनिफिकेशन ऑलरेडी उसका
हो जाएगा, तो वो हम लोग को मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है यहाँ तक? बंडलिंग एंड मिनिफिकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछता भी है और तुमको काम भी आएगा। तुमको काम कब आएगा? जैसे तुम्हारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, तुम जैसे कोई कंपनी में लगे, तुम्हारा तुमने प्रोजेक्ट क्लोन किया, प्रोजेक्ट तुम्हारे सामने आ गया। अब वो प्रोजेक्ट में तुमको बोल रहा है कि एक कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है ड्रॉप डाउन बनाने की, खूबसूरत सा कोई ड्रॉप डाउन बनाने की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसका जेएस और उसका सीएसएस तुमको तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है और उसको यूज करना है। जैसे जेक्वेरी का करते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप का करते हैं, जैसे टेलविंड एक प्लेटफॉर्म है उसका करते हैं, ठीक है। जैसे रिएक्ट को भी करते हैं, रिएक्ट को भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वैसे लेट्स से कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है सेलेक्ट टू, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इसका नाम क्या है? सेलेक्ट टू। उसमें क्या होता है, वो ड्रॉप डाउन में देखो ऐसा चेक बॉक्स करते हैं, मतलब एक ड्रॉप डाउन से मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए एक चेक बॉक्स आता है, वो बनाने के लिए सेलेक्ट टू लाइब्रेरी यूज होती है। तो तुम्हारे लीड ने तुमको बोला सेलेक्ट टू लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करो, तुमने गूगल किया सेलेक्ट टू, तुमको मिला कि ये जेएस और ये सीएसएस डालते हैं तो सेलेक्ट टू बन जाता है। तुमने एक सेपरेट प्रोजेक्ट लिया, वहां पे सेलेक्ट टू बनाया, एकदम अच्छा बन गया। अब तुमको तुम्हारे प्रोजेक्ट में उसको लेके आना है, तो तुमको ये समझ में आ गया कि ये जेएस और ये सीएसएस लगने वाली है। तो तुम क्या करोगे, वो जेएस और वो सीएसएस को एग्जिस्टिंग बंडल में जाके ऐड करोगे। जो बंडल ऑलरेडी रहेगा ना जे क्वेरी इसके लिए, एग्जिस्टिंग बंडल में ऐड करोगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे जेएस और सीएसएस जो है एग्जिस्टिंग बंडल में सिंगल फाइल में ही लोड हो जाएंगे। तुमको नया बंडल बनाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी फाइल के लिए नई रिक्वेस्ट भी नहीं लगेगी, सेम रिक्वेस्ट में लोड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से तुम्हारे ड्रॉप डाउन से पूरी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा। और अगर तुम सेपरेट उसको लोड करवाते हो तो वो सेपरेट रिक्वेस्ट में जाएगा, सेपरेट रिक्वेस्ट में जाएगा तो तुम्हारे ड्रॉप डाउन की वजह से ओवरऑल साइट का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एवरी पेज पे लोड होगा, तो हर रिक्वेस्ट स्लो हो जाएगी तुम्हारे ड्रॉप डाउन ऐड करने के बाद। तो तुमको कॉशियसली उसको यूज करने आना चाहिए, खाली कंसेप्ट पढ़ के कोई मतलब नहीं है। तो तुमको उसको यूज करोगे और वो तुमको कोई बोलने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को दिखता नहीं है वो, मतलब किसी को अगर कोई है कोड रिव्यू करने वाला प्रॉपर करेगा तो वो तो बता ही देगा। जैसे क्लाइंट को थोड़ी ना पता, क्लाइंट को क्या ड्रॉप डाउन चल रहा है, उसको कोई लेगा। तो जब बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा तब पेज स्लो होएगा, तो फिर उन लोग देखेंगे, फिर वो 2 साल के बाद कोई बंदा पकड़ेगा भाई यार ये सिलेक्ट टू किसी ने डायरेक्ट डाल दिया था, बंडल में नहीं डाला था, फिर वो उसको बंडल में डालेगा। वो कब ऑप्टिमाइजेशन में पकड़ा जाएगा, जब तक तुम कंपनी चेंज करके कहीं और जा चुके रहोगे। तो वो कोई पकड़ने वाली चीज नहीं है, लेकिन कैसा होता है, अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है ना कि अपन काम कर रहे हो तो ढंग से करे। तो वो पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं, समझे क्या? तो ये मिनिफिकेशन बंडलिंग ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे यूज होता है। तो एक तो तुमको ऑप्टिमाइजेशन का, और इसको ऑप्टिमाइजेशन से मैं क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये पूरा के पूरा पार्ट ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। क्योंकि तुम अगर बंडल नहीं करोगे, तुम मिनिफिकेशन नहीं करोगे, तो तुम्हारा पेज स्लो चलेगा। इसके लिए मैं बात ही वहीं से शुरू किया, परफॉर्मेंस से। और परफॉर्मेंस की बात निकली तो परफॉर्मेंस में इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है वो मैं तुमको बता दिया कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अभी तो पूछना, अभी पूछता ही नहीं। हाँ तुमको ही होगा कुछ, तो ऐसा हाथ किए थे बीच में, भूल गए। तो कुछ अलग ही पूछ लिया। अरे इसमें क्या डाउट है? सर जो वेरीफाइड जो फाइल है जो बनाएगा उसको हम लोग नहीं चेक सकते। तुमको दिखेगी नहीं वो मिनीफाइड फाइल, रन टाइम में बनती है वो, दिखती क्या है वो? ये तो बूटस्ट्रैप की मैं क्यों दिखाया, क्योंकि जो बूटस्ट्रैप जो क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क है, जरूरी नहीं है ना कि हर कोई वो बूटस्ट्रैप को एमवीसी में यूज करेगा। तो कुछ लोग वो बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं पीएचपी में, तो जो लोग पीएचपी में यूज करते हैं तो वहां पे मिनिफिकेशन बंडलिंग का कंसेप्ट तो नहीं है, तो उन लोग मिनिफाइड वर्जन को यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो वो बनी हुई है, अपन उसको यूज नहीं करते वो मीन फाइल को, हम लोग नॉर्मल बूटस्ट्रैप ही डालते हैं। मतलब हम लोग जो है नॉन मिनिफाइड वर्जन डालते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है एमवीसी मिनिफाइड करेगा अपने हिसाब से आगे चल के, तो हम लोग नॉन मिनिफाइड वर्जन। लेकिन बूटस्ट्रैप तो ओपन सोर्स है, वो हर प्लेटफॉर्म के लिए बना हुआ है। लेट्स से कोई पीएचपी में यूज करेगा तो वहां पे तो उसको मिनिफिकेशन बंडलिंग नहीं मिलेगी, तो वो लोग पर्पसली मिनिफाइड वर्जन को ही यूज करते हैं, नॉन मिनिफाइड वर्जन। क्योंकि नॉन मिनिफाइड वर्जन का साइज ज्यादा रहता है, फिर वो लोड होने टाइम लेता है, पेज स्लो चलता है, बहुत सारी चीज आ जाती है उसके अंदर फिर।
बहुत सारी चीज रहती है, बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं लोग, इफ को इन्वर्ट भी कर देते हैं, बहुत सारी चीज रहती है, ऑपरेटर्स भी बहुत सारे हटा देते हैं जो, हाँ बहुत कुछ रहेगा। तुमको अगर ऐसा करना है ना तो ऑनलाइन मिनीफायर टूल आता है, ऑनलाइन मिनीफायर, उसमें तुम नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट लिखो, इफ लिखो, कोई वेरिएबल बनाओ और करो, और उसको उठा के पेस्ट करो और मिनीफायर बटन पे क्लिक करो, उसको सिंगल लाइन में कर देगा और वेरिएबल का नाम हम सब बदल देगा, कंडीशन कंडीशन रिवर्ट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, ऐसा कर देगा वो खुद ही से। मैं खुद कर चुका हूँ ऐसा, क्योंकि मैं हम लोग क्या करते कि लाइक कोड लिखे, अब जितना दिमाग अपना जावा स्क्रिप्ट में काम करेगा उससे ही कोड लिखेंगे ना, तो वो लिख के उसको मिनीफायर टूल को दे देते, तो वो कंडीशन पलट देता है वो, जब तक चैट जीपीटी नहीं आया था तब तक। तो पहले तो हम लोग वही करते थे, अब तो क्या चैट जीपीटी को देते वही बना के दे देता है पूरा। प्रोजेक्ट में न्यू फाइल इंटीग्रेट किए हो, उसके बाद बंडलिंग में कैसे ऐड करते हैं मतलब प्रैक्टिकल। वो करेंगे ना हम लोग, बूस्ट एक प्रोजेक्ट लेके उसके अंदर जे क्वेरी इंटीग्रेट कर देंगे, जे क्वेरी नहीं सॉरी, वो क्या है, जे क्वेरी डेटा टेबल, जे क्वेरी डेटा टेबल का नाम लिया होगा शायद मैं, लेकिन बताया नहीं हूँ, वो ग्रिड बताया हो क्या, ग्रिड का जे क्वेरी डेटा टेबल, हाँ कि नहीं? मेरे को ऐसा लग रहा है बताया हूँ, 1 मिनट चेक कर दो। जे क्वेरी डेटा टेबल, नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ना, शायद नहीं बताया हूँ, तो ये बताया कि इसमें यहाँ पे वो आएगा, सर्च पेजिनेशन, पेजिनेशन सर्च बताया हो क्या? नहीं ना, हाँ तो ठीक। तो जेक्वेरी डेटा टेबल इंटीग्रेट करेंगे, इसी यही वाले प्रोजेक्ट में कर देंगे। जेक्वेरी डेटा टेबल इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए फाइल बनाना पड़ेगा, वो फाइल को हम लोग बंडल में डालेंगे, मतलब डायरेक्टली लोड करवाएंगे, उसको बंडल के अंदर डाल के लोड करवाएंगे, तो वो उधर पे हो जाएगा वो प्रैक्टिकल, कल ही ले लूंगा। और कुछ क्वेश्चन? मेहताब, तुम तो कुछ क्वेश्चन के अभी जब से बैच चालू एक भी क्वेश्चन नहीं किए। ऑप्टिमाइज करने के लिए मोस्टली यूज क्या करते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑप्टिमाइज करके चाहिए तो फर्स्ट स्टेप क्या लेना मतलब फर्स्ट स्टेप नेटवर्क टैब जाके चेक करने का कि कहाँ टाइम ले रहा है, समझे? तो तुमको वो जब डिसेंडिंग में सॉर्ट करोगे ना टाइम को, तो तुमको पता चल जाएगा ये रिक्वेस्ट टाइम ले रही है, तो वहां से तुमको मिलेगा कंट्रोलर एक्शन या एपीआई या कोड का नाम कुछ मिल जाएगा वहां से, वो मिला ना, वो लेके जाने का कोड में सी शार्प में। अब सी शार्प में गए, लेट से वहां जाके देखे तो कोई एक फंक्शन कॉल हुआ है, एक फंक्शन कोई कॉल हुआ, वो फंक्शन में 5,000 लाइन का कोड लिखा है, ऐसा समझ लो 5,000 लाइन का कोड है। अब वो 5,000 लाइन के कोड में जितना कॉल है ना, थोड़ी थोड़ी दूर पे स्टार्ट स्टॉप वॉच डालने का, मतलब एक टाइम स्टॉप वॉच करके एक क्लास होती है सी शार्प में, उसको स्टार्ट करने का, और जहां पे वो कॉल खत्म हुआ उसको एंड करने का, और टाइम को नोट करने का कितना। तो 5-5 लाइन के कोड में स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप करके, और चेक करने का कि कौन से सेक्शन में ज्यादा टाइम ले रहा है, वो तुमको लिस्ट मिल जाएगी पूरी, कोड जब चलेगा ना वो, जैसे रन करोगे तो वो लिस्ट दे देगा, वो लिस्ट में देखना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे है, वो कोड में जाने का, वो कोड में देखना है कि क्या ऐसा है जो ज्यादा टाइम ले रहा है, फिर उसमें कोई फंक्शन कॉल है तो वो फंक्शन में चले जाने का, फिर वो फंक्शन में स्टार्ट, जो फंक्शन कॉल है तो उसके अंदर भी 200 लाइन का कोड है, तो उसमें भी 10-10 लाइन 5-5 लाइन के कोड पे डालने का। तो जैसे 10 लाइन के कोड में डाले तो वो एक सेक्शन मिला कि ये 10 लाइन का कोड जो है 5 सेकंड ले रहा है, तो अब वो 10 लाइन है ना, हर लाइन पे स्टार्ट स्टॉप डालो, तो फिर तुमको पता चलेगा अच्छा ये लाइन टाइम ले रही है, तो क्यों टाइम ले रही है वो लाइन, तो लेट्स से कोई फंक्शन कॉल है, कोई फॉर लूप अंदर लिखा हुआ है, कोई डेटाबेस से वैल्यू आ रही है, तो अब डेटाबेस से वैल्यू आ रही है तो वो टेबल पे इंडेक्स लगाओ, फॉर लूप लिखा हुआ है कोई, तो उसको ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करो, फॉर लूप को कैसे वैल्यू कम करोगे, तो यूजुअली फॉर लूप कब टाइम लेगा, 10 रिकॉर्ड के लिए नहीं लेगा, लेकिन 10,000 के लिए लेगा, तो 10,000 को 10 कैसे करोगे, तो उसकी एक टेक्निक तो पेजिनेशन बता दिया, 70% प्लेसेस पे वही टेक्निक चलती है, वही वही यूज भी करोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, कोई दूसरी टेक्निक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो हो गया, एक एक टेक्निक वो हो गई। दूसरी टेक्निक क्या हो गई, जैसे मैं नहीं रिड्यूस कर सकता, कोई रीजन है मैं नहीं रिड्यूस कर सकता, तो कैशिंग करते हैं हम लोग, कैशिंग।
जैसे एक ही पेज है, कोई बंदा बैठ के रिफ्रेश कर रहा है, तो हर बार डेटाबेस के पास जाने की क्या जरूरत है? पहली बार डेटाबेस से लाओ और ला के ब्राउजर में स्टोर कर दो, नेक्स्ट टाइम वो करेगा तो कैश से उठा के उठा करो। तो ये भी एक टेक्निक है ऑप्टिमाइजेशन की, ये बताया था। हाँ, तो ऐसे मतलब बहुत सारी टेक्निक ऑप्टिमाइजेशन की, वो डिपेंड करेगा सिनेरियो पे कि तुमको वो लाइन मिली, वो लाइन मिलने के बाद वहां पे क्या है। अगर वो जैसे कि अननेसेसरी डेटा लेके आ रहा है तो तुम रिड्यूस करके पेजिनेशन करोगे, लेकिन डेटा अननेसेसरी नहीं है, तुमको समझ में आ गया कि अननेसेसरी तो नहीं है, डेटा लाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो फिर उस टाइम पे कैशिंग करने का। कैशिंग करने का भी प्रॉब्लम है, जैसे कैशिंग तुमने रखा 10 मिनट, अब कोई दूसरा बंदा रिकॉर्ड करके 10 मिनट के अंदर आके चेक करेगा तो वो तो उसको दिखाएगा ही नहीं अपडेटेड डेटा, वो उसको 10 मिनट वेट करने के लिए बोलेगा। समझ रहे हो ना वो? तो वो भी प्रॉब्लम है। तो तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि डेटा की एक्सेस फ्रीक्वेंसी कितनी है। मतलब जैसे कि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल है कस्टमर का डेटा, अब तुमको मालूम है कि कस्टमर एटलीस्ट कस्टमर जो है 3 मिनट के बाद ही नया कस्टमर आएगा, तो कैश वैल्यू 3 मिनट डाल दीजिए, 3 मिनट में जब भी करेगा तो सेम आएगा। समझे? या फिर ऐसा यूआई में लिख के लगा दो कि न्यू कस्टमर विल बी अवेलेबल आफ्टर 40 मिनट, आफ्टर 50 मिनट, आफ्टर 1 आवर, और 1 आवर का कैश डाल दो, तो उससे ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा। पेज भी आता है ना बैंक का, देखो बैंक की साइड में हमेशा रहता है न्यू पे ही ऐड करो, इतने मिनट तक नहीं होगा, उतने मिनट तक नहीं होगा, ये अक्सर देखना दिखेगा तुमको, बहुत सारी जगह रहेगा कि न्यू डेटा ऐड होने के बाद इतने टाइम के बाद दिखेगा। अभी एज ए डेवलपर हम लोग सोचे भाई जब मैं सेव किया तो जाके डाल देना डेटाबेस में, दिखा देना मेरे को 1 घंटा वेट क्यों करवा रहा है। तो दैट 1 आवर वेट इज ड्यू टू कैशिंग। समझ में आ रहा है क्या? अब वो नहीं करेंगे, अगर वो नहीं कर, अननेसेसरी कुछ नहीं करते, कोई अपने कस्टमर को कौन हैरान करेगा, अननेसेसरी नहीं करते, वो इसके लिए होता है ताकि परफॉर्मेंस, हाँ परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि यूजर पे ही ऐड करता है एक बार, लेकिन ट्रांजैक्शन करता है उसके ऊपर 10 बार। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले जो फीचर है, जो फ्रीक्वेंट, वो फास्ट चलना चाहिए। इसके लिए जो लेस फ्रीक्वेंट फीचर्स है उसमें कैश कर देते हैं हम लोग। ये रूल है, ये थंब रूल है जो मैं तुमको बता, तुम देखोगे फ्रीक्वेंसी कितनी है कोई पर्टिकुलर फीचर की, उसके बेस पे तुम एक्शन लोगे, उसके बेस पे तुम सोचोगे कि मेरे को ये चीज करना है कि नहीं करना है, या इधर कैश लगाऊं कि नहीं लगाऊं। कोई, मैं ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल सकता सब जगह कैश लगा दो, सब जगह पेजिनेशन कर दो, ऐसा तुम नहीं, कोई कोई पढ़ा भी नहीं सकता वैसा, और कोई बोलता है तो बेवकूफ है वो। क्योंकि जितना, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हम लोग, मैं ऑलमोस्ट हर सिनेरियो पे हम लोग को डिफरेंट अप्रोच सोचनी पड़ती है कैशिंग के लिए। कैशिंग के लिए टाइमिंग उसका क्या रहेगा, लाइक डेटाबेस लेवल पे कैश करना है, कहीं कहीं पे इंडेक्स लगाना पड़ता है, कहीं पे टेम्पररी टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, कहीं पे ज्वाइन को तोड़ना पड़ता है, कहीं पे ज्वाइन हटा के सबको हैवी लगाना पड़ता है। बहुत सिनेरियो में ऐसा भी है कि ज्वाइन हटा के सबको हैवी लगाए हम लोग। कहीं पर ऐसा हो जाता है लाइक खाली इंडेक्स लगा देते हैं तो भी पेज ऑप्टिमाइज हो जाता है, तो कुछ छेड़खानी नहीं करते। कहीं पे ग्रिड वाला सिस्टम है तो वहां पे पेजिनेशन यूज कर लेते हैं कि अननेसेसरी डेटा ना रहे उसके अंदर। तो ये सब टेक्निक डिपेंड करती है तुम्हारे सामने सिनेरियो क्या आएगा। और प्रोग्रामिंग है ही ऐसी चीज के तुमको कोई तुम्हारे भेजे में नहीं डाल सकता कोई कि थंब रूल, ये आएगा तो ये करना, ये आएगा तो ये करना। वो तुमको तुम्हारे जैसा सिनेरियो आएगा ना उसके हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। वही जंग वाली बात, मैं तुमको बता सकता हूँ कि तुम्हारे बैग में एक बड़ा चाकू है, एक छोटा चाकू है, एक तलवार है, लेकिन निकाल के चलाना कब है वो तुमको ही डिसाइड करना पड़ेगा। जितना इसका ऑप्टिमाइजर है जित भाई मैं पिछले 3.5 4 साल से ऑप्टिमाइजेशन पे ही काम कर रहा हूँ, और ऑप्टिमाइजेशन पे काम करने वाले डेवलपर सबसे हाईली पेड एम्प्लॉयज होते हैं, और सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी भी उनकी ही रहती है, और सबसे ज्यादा टाइम ज्यादा मांग के काम कर सकते हो लोग, क्योंकि कोड तो चल रहा है। देखो, कोड लिखने बोलेंगे ना तो कोई भी लिख देगा कहीं से भी, चैट जीपीटी यहाँ वहां से लाके कोई भी लिख देगा, लेकिन चलता हुआ कोड है उसको तुमको फास्ट करना है। उसके लिए तुमको थेरोटिकल नॉलेज भी चाहिए, तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, तुमको बिजनेस नॉलेज भी चाहिए। मतलब यूजर कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितने टाइम में फ्रीक्वेंसी ये होगी, तो ये पूरा नॉलेज तुमको लगता है। तो तुम
अप्रोच तो ढूंढ लोगे, तुमको वो कोड को ऑप्टिमाइज करने का 5 अप्रोच मिलेगा, लेकिन 5 में से बेस्ट अप्रोच सेलेक्ट करने के लिए तुमको बिजनेस से कॉल लेना पड़ेगा कि ये है, ऐसा है, ये अगर ये करूंगा तो 15 मिनट तक डेटा नहीं दिखेगा, अगर ये करूंगा तो ये वाला डेटा नहीं दिखेगा, अगर ये करूंगा तो ये हो जाएगा, और ये नहीं करूंगा तो पेज स्लो चलेगा। फिर बिजनेस अपने बेस पे कॉल देगा तुमको कि ये करो, तब तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे। लेकिन वो 5 अप्रोच निकालने के लिए तुमको 5 दिन लग जाएगा। मेरी बात समझ, वो 5 अप्रोच निकाल के और 5 अप्रोच सामने समझाना है तुमको, उसके लिए कम्युनिकेशन पावर भी चाहिए। मतलब इंग्लिश बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन बोलता हूँ, लोग सोचते हैं मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ मैं। कम्युनिकेशन पावर मतलब अपना मैसेज सामने वाले तक कन्वे कर पाना अच्छे तरीके से, वो भी चाहिए तुमको। वो तुम करोगे, उसके बाद एक्शन मिलेगा उसके बेस पे। तो कोई थंब रूल नहीं है ऑप्टिमाइजेशन का। मतलब मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 3.5 4 साल मेरे को हो गया रहेगा, कोविड से पहले से ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहा हूं मैं, और अभी भी मेरे प्रोजेक्ट में ऑप्टिमाइजेशन पे ही हूं मैं। ऑप्टिमाइज ही हम लोग करते रहते हैं, एपीआई इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है, खाली उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मतलब अभी रिसेंट में मैं अभी जब बाहर था, सिक्किम से रिटर्न आया, तब एक एपीआई था जो 9 सेकंड ले रहा था, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए दिया, तो पहले 2-3 लोग को दे चुका था वो ऑलरेडी। मतलब 2-3 टीम से घूम घूम के हिस्ट्री दिखती है ना उसमें, कौन कौन काम किया है। तो ऑलरेडी बॉस वो पहले 50 सेकंड लेता था, कोई 50 सेकंड से 9 सेकंड पे तक तो लेके आ गया। लेकिन क्लाइंट बोल रहा था कि वो लेस देन 3 सेकंड्स के अंदर वो लोड होना चाहिए, और रिकॉर्ड था उसके अंदर 50 मिलियन, 50 M रिकॉर्ड टेबल में डाल के उसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग कर रहे थे वो लोग। और वो 50 मिलियन रिकॉर्ड के साथ वो कोड लेता था 9.3 सेकंड, 9.5 सेकंड ये था। तो मैं पूरा कोड वगैरह सब देखा, फर्स्ट डे मेरा गया ऐसी टेस्टिंग में, नहीं कुछ हुआ। सेकंड डे गया, थर्ड डे जब मैं कोड देखा तो उसके अंदर थी एक लिंक्यू की क्वेरी, जो आई क्वेरिएबल मोड में ही चलती थी। तो मैं क्या किया, वो आई क्वेरिएबल की जो क्वेरी थी ना, उसको क्वेरी को निकाला, जो शायद मैं तुम लोग को बताया भी हूं उसका तरीका, कि आई क्वेरिएबल से क्वेरी कैसे निकालने का तुम लोग को बताया था कि आई क्वेरिएबल, आई एनुमरेबल और आई क्वेरिएबल एक क्वेरी निकाल के बताया हूं मैं, मेरे को याद है। चलो कुछ भी बोल दो, ज्वाइन के टाइम ही बताया था, वो टू लेक्चर भी जाके सुन लेना, उसमें निकालने बताया। तो मैं पहले उसकी क्वेरी निकाला, जब मैं उसकी क्वेरी निकाला तो उसके अंदर वो जो क्वेरी थी ना, वो लिंक्यू की क्वेरी जो बनाती थी वो को रिलेटेड सब क्वेरी बना रही थी, और कोई इस पे ध्यान नहीं दिया था। तो मैं वो क्वेरी निकाला, वो क्वेरी निकाल के दिया चैट जीपीटी को कि पहले मेरे को इसको समझा, ये है क्या। तो उसने दिखाया कि ये पार्ट है। तो मैं क्या किया, पूरी लिंक्यू की क्वेरी हटा दिया, वहां पे एडीओ डॉट नेट का कोड किया, और लिंकी की क्वेरी चैट जीपीटी को देके उसको बोला कि मेरे को एसक्यूएल की सिंप्लीफाइड क्वेरी दे। तो उसने मेरे को 2 टेबल की ज्वाइन वाली एक क्वेरी दे दिया, उसको एडीओ डॉट नेट में डाला, वो पेज सीधा 9 सेकंड से 1.3 सेकंड पे आ गया फटाक से। 50 मिलियन रिकॉर्ड वाला, 50 M डेटा की बात कर रहा हूँ, सीधा 1.3 सेकंड पे आ गया। तो स्क्रीनशॉट लिया, ग्रुप पे डाला, सीधा लीड कॉल कर दिया, रात में 11:30 बजे कॉल करने लगा मेरे को, बोलता है दैट वाज ग्रेट, कैसे किया, क्या किया। मैं बोला लिंक यू हटाया, एडीओ डॉट नेट डाल दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, मैं एक जगह पढ़ा था इसके बारे में कि सबसे फास्टेस्ट वे डेटा एक्सेस करने का एडीओ डॉट नेट ही है, सबसे फास्टेस्ट वे, और वो प्रूव भी हो गया। मतलब मैं ये 1-2 रिकॉर्ड के साथ नहीं, 50 मिलियन रिकॉर्ड के साथ टेस्टिंग हम लोग किए थे उसकी। तो लिंक्यू हटाया, लिंक्यू हटा के एडीओ डॉट नेट, और वो एपीआई पूरा ही ऑप्टिमाइज हो गया। बोला तो एडीओ डॉट नेट, मैं कहा बोला, सबसे सबसे फास्टेस्ट वे जो है वो एडीओ डॉट नेट है सबसे। एंटिटी फ्रेमवर्क एडीओ डॉट नेट को इंटरनली यूज करता है। आप ये बोल रहे थे अभी जो सब प्रोजेक्ट है एंटिटी फ्रेमवर्क पे माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि एंटिटी लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है। रिकॉर्डिंग फिर से सुनना, फास्टेस्ट नहीं बोलाऊंगा मैं। फास्टेस्ट नहीं बोल रहे थे। मैं बेटर क्यों, वो बेटर मतलब इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब मेरे को इतना ज्वाइन लिखना पड़ता है, इतना इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन ये वो। हाँ, और वो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंक्लूड करके एक टेबल डालते हो जाता है ना वो एंटिटी फ्रेमवर्क में, तो इसके लिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन की मैं बात कर, वो सिचुएशन 100 में से एक या आधी मर्तबा आती है, मतलब 200 में से एक मर्तबा वो सिचुएशन आती है जो सिचुएशन हुई। तो उसके लिए तुम पूरे प्रोजेक्ट को थोड़ी ना एडीओ डॉट नेट में लेके जाओगे। पूरा प्रोजेक्ट एंटिटी में ही चल रहा है हम लोग का, एक पार्ट को एडीओ डॉट नेट कर दिया हम लोग,
एक जगह पे हम लोग कल ये ADO.NET का कोड कर दिए वो एपीआई को फास्ट करने के लिए। क्लाइंट थोड़ी बोलने के लिए आएगा कि अंदर क्या लिखा है, उसको चाहिए एपीआई कम टाइम लेना चाहिए बस। लीड एकदम कोई सोचा ही नहीं होएगा वो अप्रोच। मतलब तुमको कभी कभी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी काम करना पड़ता है कि लाइक ये चीज, मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क है, तुम सोचोगे भी नहीं ADO.NET के बारे में, तो ध्यान ही नहीं जाएगा कि वो चीज भी करना चाहिए। लेकिन वो जो क्वेरी बन रही थी वो मतलब जो वो क्वेरी ही एक्चुअल टाइम ले रही थी, तो क्वेरी रिप्लेस करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मैं जब भी एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करता तो वो वही वाली क्वेरी बनाता। तो इसके लिए वो हटा के पूरा ADO.NET में किया तो फास्ट हो गया। तो ऐसा अप्रोच बहुत सारी जगह रहता है। Which मैं पता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट ही कुछ भी शॉर्टकट, हर अच्छी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, थूक लगाओ काम का शॉर्टकट होता है। ऑप्टिमाइजेशन सबसे सबसे क्लीन वर्क है प्रोजेक्ट का। बना के कचरा करके बहुत लोग चले जाएंगे और वो 10 साल प्रोजेक्ट चल भी जाएगा, 10 साल के बाद 10 मिलियन 50 मिलियन रिकॉर्ड आएगा, तब जाके समझेगा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, और वो चीज फिर तुम्हारे सामने आएगी। और वो तुमको मिलेगा कम से कम, तुमको 8-9 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, उसके बाद तुमको वो चीज मिलना चालू होगी जो चीज की मैं बात कर रहा हूँ। पहले जॉब पे तो लग। हाँ, ठीक। और कुछ क्वेश्चन? हाँ, ठीक है, चलो वो बता देता हूँ जो तुम बंडलिंग का बोल रहे थे, क्योंकि अभी इतना टाइम बचा नहीं है। तो देखो लेट्स से मेरे को ये जो ग्रिड है ना, ये सॉरी बंद कर दिया। हाँ देखो ये जो ग्रिड है ना, मेरे को क्या करना है, ये ग्रिड में लेट्स से तुमको एक टास्क मिला कि ये जो ग्रिड है इसमें तुमको पेजिनेशन ऐड करना है। ये टास्क तुमको मशीन टेस्ट में मिलेगा इंटरव्यू में, कि ग्रिड बनाओ, उसमें पेजिनेशन होना चाहिए, उसमें सर्च भी होना चाहिए, सॉर्ट भी होना चाहिए। तो तो उसके लिए अलग अलग कोड करने की जरूरत नहीं है, ग्रिड में सीधा क्या करने का, jQuery डेटा टेबल इंटीग्रेट कर देने का। तो देखो jQuery डेटा टेबल, jQuery डेटा टेबल का क्वेश्चन कौन पूछा था बीच में कि ये चल नहीं रहा है? तुम पूछे थे क्या jQuery डेटा टेबल? तुम पूछे थे क्या? तो तुमको कैसे पता चला जब मैं पढ़ाया नहीं था? तो दूसरी वीडियो देखे थे क्या? नहीं, मेरे से अभी बीच में कोई jQuery डेटा टेबल का पूछा कि ये चल नहीं रहा है। देखो ये डेटा टेबल .NET करके साइट है, इसका होम पेज ओपन करता हूं पहले मैं। ये इसका होम पेज। तो देखो ये ऐसा ग्रिड बन जाना चाहिए, ये जो दिख रहा है ना सामने, ऐसा ग्रिड बनना चाहिए। तो ऊपर एक सर्च बार आएगा, और ये तुम्हारा पेजिनेशन का जो मैं बोल रहा था ना, पेज साइज की जो मैं बात कर रहा था, तो ये पेज साइज 10, 25, 50, 100, 25 करूंगा तो एक पेज पे 25 रिकॉर्ड दिखाएगा। ये देखो, ये पेज 2, पेज 3, ठीक है। जिसको वो टाइम नहीं समझ में आया होगा तो अभी देख लो, यही चीज की मैं बात कर रहा था। तो ये तुम्हारा पेज साइज है, और ये तुम्हारा पेज नंबर है। तो पेज नंबर 2 पे अगर मैं गया, तो पेज नंबर 2 पे मैं गया तो 10 रिकॉर्ड स्किप करके गया, क्योंकि पेज साइज 10 है। तो वो फॉर्मूले से कैलकुलेट हम लोग करके फिर उसको करते। लेकिन ये केस में क्या है, ये सब मोम आया है, दिखाने वाली चीज है। मतलब ये लोड तो पूरा एक साथ कर देगा, खाली दिखाता तोड़ तोड़ के। तो ये रॉन्ग वे है एक्चुअल में पेजिनेशन का। मुझे साला बताने से पहले इसको रॉन्ग कर दिए तुम। लेकिन ये तुमको मशीन टेस्ट में यही वाला मांगेंगे। मशीन टेस्ट में तुम अगर वो वैसे करने जाओगे तो तुमको 3 दिन लगेगा, और मशीन टेस्ट 3 दिन के लिए मिलेगा नहीं तुम लोगों को, 2 घंटे में करके देना है उसको। तो ये पेजिनेशन जो हो रहा है, देखो ये है ना। तो अब ये पेजिनेशन मेरे को करना है, ऐसा सर्च लाना है, ऐसा सॉर्ट लेके आना है। ये जो सॉर्ट हो रहा है ऐसा सॉर्ट भी होना चाहिए। तो सॉर्ट, सर्च, पेजिनेशन, ये एक ग्रिड में ऐड करना है। तो इसके लिए जो है, ये बोलता है कि यहाँ पे एक CSS लो, ये अपने प्रोजेक्ट में डालो, ये वाला JS लो,
ये अपने प्रोजेक्ट में डालो और ये कोड जो है ये अपने प्रोजेक्ट में डालो, तो तुम्हारी ग्रिड जो है जैसी होना चाहिए मतलब ऐसी ग्रिड बन जाएगी। ठीक है, देखते हैं करके। तो सबसे पहले ये इसको मैं कॉपी किया, इसको एक अलग से ओपन किया तो ये फाइल आई। देखो ये min डॉट सी एस एस है, ऑलरेडी मिनीफाइड है, इसमें मेरे को कोई चेंज नहीं करना है, तो मैं मिनीफाइड वर्जन ही यूज करूंगा। तो देखो कहीं स्पेस नहीं है उसके अंदर, वो सब एक एक्चुअल में ये कोड एक लाइन में है, दिख रहा है वो रैप होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और मेरे प्रोजेक्ट में आया। ये सी एस एस की फाइल है, तो ऑल सी एस एस मैं कंटेंट फोल्डर में बनाता हूँ। तो कंटेंट फोल्डर में आया, मैं यहाँ पे कंटेंट फोल्डर में आके इसको बंद कर देता हूँ प्रोजेक्ट को पहले, तो फाइल ऐड करने नहीं देगा। कंटेंट फोल्डर में आया, राइट क्लिक किया, ऐड स्टाइल शीट्स, देखा। तो यहाँ पे नाम क्या लेना है मेरे को, जे क्वेरी डॉट डेटा टेबल डॉट मिंट, कुछ भी ले सकते हो नाम, मैं ले रहा हूँ ऐसे कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है चलो। जे क्वेरी डेटा टेबल डॉट सी एस एस, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया, ये हो गया सेव, एक फाइल बन गई। अब उसके बाद में यहाँ पे आया, ये जेएस लिया, ये जेएस को कॉपी किया, ये जेएस को कॉपी किया, ये जेएस है, ठीक है। देखो ये भी वैसे ही है, देखोगे तो मिनीफाइड फॉर्म में है। तो मैं कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और जितनी भी जेएस की जो फाइल है वो मैं स्क्रिप्ट फोल्डर में डालता हूँ, तो मैं उसको स्क्रिप्ट फोल्डर में डालूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आया ऐड जावा स्क्रिप्ट फाइल, इधर पे आके मैं लिखा जे क्वेरी डेटा टेबल डॉट जेएस। देखो पूरी एक लाइन में आ गई हो, दिख रहा है, क्योंकि मिनीफाइड है इस वजह से। तो मैंने इसको सेव किया, सेव हो गई है। अब मेरे को क्या करना है, ये दो फाइल मैंने डाल दिया, अब मेरे को क्या करना है, ये फाइल को मेरे मतलब ये जो क्या बोलेंगे, ये जो स्क्रिप्ट थी ये मेरे को लेकर आना है मेरे प्रोजेक्ट में। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊं यहाँ पे, तो एक फाइल है जिसका नाम है लेआउट फाइल, ठीक है। ये लेआउट के अंदर क्या होता है, ये लेआउट के अंदर अगर देखोगे तो स्टाइल को कैसे रेंडर किया है, स्टाइल डॉट रेंडर करके यहाँ पे कुछ तो लिखा है ये नाम, और ये नाम कुछ तो नहीं है एक्चुअल में, ये है बंडल का नाम। ये क्या है, बंडल का नाम। तो अगर मेरे को बंडल रेंडर करना है तो स्टाइल डॉट रेंडर करके बंडल का नाम लिखो, तो वो बंडल में जितनी भी सीएसएस रहेगी वो रेंडर हो जाएगी। तो ये मेरे को मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा यहाँ पर, दिखा। मतलब ये चीज ऑलरेडी पेज में रेंडर हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि जब तू इतनी सीएसएस रेंडर कर रहा है तो भाई मेरे पे भी भला करके एक और सीएसएस रेंडर कर। तो ये यहाँ पे आके रेंडर कर दो। कहाँ पे है मेरी सीएसएस, कंटेंट फोल्डर के अंदर ही है, बराबर। कंटेंट फोल्डर के अंदर सीएसएस का नाम, तो मैं ये जो ऊपर का पार्ट है ना इसको कॉपी कर लिया कंटेंट तक का, ये कंटेंट फोल्डर। अब कंटेंट फोल्डर के अंदर नाम क्या है जो भी है, ये यहां से कॉपी कर लिया। अब ये जो बंडल में हो रहा है ना रेंडर, उसके साथ में ये भी रेंडर हो जाएगा। तो सीएसएस का काम तो हो गया मेरा, मतलब मेरे प्रोजेक्ट में सीएसएस आ गई, जो भी सीएसएस मेरे को यूज करना रहेगा। तो अब मेरे को दूसरा कुछ कहानी करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब आ जा, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो जेएस का। तो देखो ये स्टाइल बंडल में तो मैंने सीएसएस डाल दिया है, अब ये वाले बंडल में मैं डाल देता हूँ स्क्रिप्ट। जहां पे बूटस्ट्रैप लोड हो रहा है ना, बूटस्ट्रैप के बाद क्या लोड हो जाना चाहिए मेरा, जेक्वेरी डेटा टेबल। तो बूटस्ट्रैप के बाद मैं आया यहाँ पर कॉमा, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट फोल्डर तो मैंने डाला ही है ऑलरेडी, तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, और जो मेरी फाइल है स्क्रिप्ट के अंदर वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। कहाँ है यार, हाँ ये कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, ये आ गया, ये भी हो गया। अब ये जब ये बंडल अगर रेंडर हुआ रहेगा तो उसके साथ में ये भी रेंडर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग ये बंडल रेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हुआ है लेआउट में, यहाँ पे ये देखो हुआ है स्क्रिप्ट डॉट रेंडर। ये बंडल के अंदर ही मेरी जेएस भी आ गई। तो ये जो सीएसएस और जेएस है वो एग्जिस्टिंग बंडल में ही डाल दिया मैंने। मेरी बात समझ में आई? किसको किसको समझा? ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर ये तो एग्जिस्टिंग बंडल में डालने का हो गया, लेकिन अगर मेरे को अपना बंडल बनाना होता तो तब मैं क्या करता? तब जैसे इन लोग ने बंडल ऐड किया है ना, वैसे मेरे को भी ये कोड को कॉपी करके बंडल ऐड करना पड़ता। लाइक एक्सटर्नल सीएसएस नाम का एक बंडल बनाता मैं, और ऑल एक्सटर्नल सीएसएस उसी में डालते रहता वन टाइम। लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसके लिए इसको यूज कर लिया, ये ऑलरेडी था तो इसको यूज कर। अब जब तुम नया बंडल बनाओगे तो नए बंडल को रेंडर भी करना पड़ेगा, फिर वहां जाके मतलब यहाँ पे आके रेंडर भी करना पड़ेगा, कहाँ रेंडर होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी रेंडर था, तो ज्यादा तुमको सोचना है, तुमको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो मिलेगा उसमें रहेगा ही रहेगा बंडल, वही बंडल में सीएसएस डाल देने का। नया बंडल बनाओगे तो नई रिक्वेस्ट लगेगी उसके लिए, जितना बंडल उतनी रिक्वेस्ट, समझे ना? क्योंकि बंडलिंग हम लोग वही के लिए तो कह रहे थे कि रिक्वेस्ट कम हो, ज्यादा बंडल बनाओगे तो फिर तो वही बात हो जाएगी, एक बंडल में एक फाइल है ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इतनी चीज तो हो गई। तो क्या बोलते हैं, मतलब जो इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया, मतलब ये जो दो चीज यहाँ पर थी ना, जो इसने ये दो चीज बोला था, ये हो गया। अब आ जाता है ये पार्ट कि ये कोड मेरे को कहाँ लिखना है। ये कोड मेरे को लिखना है, ये कोड कुछ अलग दिख रहा है, इनिशियलाइज योर डेटा टेबल। हाँ, जेक्वेरी का कोड निकाल दिया इसने। ठीक है, तो ये कोड मेरे को ऐड करना है मेरे इसके अंदर पेज में। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरा ग्रिड है, इसको सेव कर लेता हूं पहले मैं। जहां पे मेरी ग्रिड है, कौन सी ग्रिड पे मेरे को करना है, इंडेक्स ग्रिड के ऊपर। इंडेक्स, ये एम्प्लॉय के इंडेक्स पे, ये ग्रिड पे मेरे को करना है। ठीक है, तो यहां पे आके मेरे को एक स्क्रिप्ट टैग लेना रहेगा, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरे को ये कोड को यूजुअली ऐसा पेस्ट करना होता है। ये देखो, ये ऐसा कि एक डेटा टेबल फंक्शन कॉल होना चाहिए। लेकिन देखो, अब ये फंक्शन कब कॉल होगा ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये डेटा टेबल फंक्शन कॉल हो रहा है, डेटा टेबल कहाँ लिखा हुआ है? ये डेटा टेबल लिखा हुआ है ये जेएस के अंदर। कौन सी जेएस में? ये वाली जेएस में, ये वाली जेएस में। और ये वाली जेएस कब लोड हो रही है? ये वाली जेएस लोड हो रही है लेआउट में, यहां पर इसके साथ में लाइन नंबर 39 में। ठीक है, लाइन नंबर 39 में। और जो चीज, जो कोड मैं यहां लिखने वाला हूं, ये कहां लोड होगा? ये लोड होगा लाइन नंबर 31 में, रेंडर बॉडी की जगह पे। तो मतलब फंक्शन कॉल पहले हो जाएगा और फंक्शन डिफाइन बाद में होगा। मतलब मैं पहले कॉल कर दूंगा फिर बोलूंगा ये है, तो वो चलेगा नहीं, तो एरर देगा। देखो क्या एरर देगा, पहले वो समझो। तो इसको मैं सेव किया, इसको भी सेव किया, सेव ऑल, और कंट्रोल F5 करके ये ग्रिड को रन किया। देखो यहाँ पे कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन एरर देखो इधर दिखेगा कंसोल में। देखिए मैं क्या बोल रहे हैं,
कहाँ से डिफाइन रहेगा? तुम पहले कॉल करोगे बाद में उसको डिफाइन करोगे तो वो बोलेगा ही ना कि अनडिफाइन है। समझे क्या? तो ये एरर दिया। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि ये स्क्रिप्ट टैग को मैं उठाऊं यहां से और यहां पे आऊं लेआउट में, जहां ये लोड हुआ है ना उसके बाद कहीं भी उसको पेस्ट करूं, मतलब ऐसा, तब ये चल जाएगा। तो ये बोलेगा कि हाँ यहाँ डिफाइन हुआ है, यहाँ कॉल हुआ है, तो चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो थूक लगाने वाला तरीका हो गया, रॉन्ग मेथड हो गया। क्यों? क्यों थूक लगाने का बोल रहा हूं? ये क्या है? ये लेआउट है। अब ये हर पेज में ये स्क्रिप्ट को लोड करेगा। जो पेज में ग्रिड नहीं है वहां भी लोड करेगा, जो पेज में ग्रिड है वहां भी लोड करेगा। समझ रहे हो? तो तुम अननेसेसरी कोड चला रहे हो। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब ग्रिड हो तभी ये लोड होना चाहिए। तो कोई ऐसा तरीका मेरे को ढूंढना पड़ेगा। देखो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि हाउ कैन आई इंजेक्ट स्क्रिप्ट और कोड फ्रॉम कंटेंट पेज टू लेआउट पेज। हाउ कैन आई इंजेक्ट HTML और स्क्रिप्ट कोड फ्रॉम कंटेंट पेज टू लेआउट पेज। तो उसके लिए जो यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन, रेंडर सेक्शन। उसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा सेक्शन। तो एक कंसेप्ट होता है @section करके, ऐसा लिखते हैं सेक्शन। सेक्शन के आगे एक सेक्शन का कुछ भी नेम दे देते हैं, लाइक मैंने सेक्शन का नेम ABC दे दिया। मैं अभी कुछ भी दे दे हूं ताकि समझे, बाद में डिस्क्रिप्टिव नेम भी दूंगा मैं। इसके अंदर मैं लिखा, और ये ABC जो है ना, ये ABC को मैं बताऊंगा कि ये कहाँ रहेगा। तो ये यहां पे आके मैं लिखूंगा @render सेक्शन, और यहां पे बोला ABC, और इसको बोला रिक्वायर्ड फॉल्स। तो अब क्या होगा पता है? ये लिखा यहां पे है, लेकिन रन टाइम में ये आएगा यहां पे। ये लिखा कहां पे है? यहां पे। यहां पे मतलब इंडेक्स के पेज में। लेकिन रन टाइम में कहा चला जाएगा? जहां ABC सेक्शन रहेगा वहां पे। और ABC सेक्शन कहां पे है? लेआउट में। तो पेज लोड होने लगेगा। तो पेज लोड होगा तो कैसे होगा? पेज लोड होना शुरू होगा यहां से, ये सेक्शन लेआउट से। HTML लोड होगा, बॉडी लोड होगा, ये डीप लोड होगा, डीप लोड होगा, यहाँ आएगा। फिर ये आएगा वेंडर बॉडी। जैसे ये वेंडर बॉडी देखेगा तो ये जाएगा इंडेक्स के पास, मतलब यहाँ पे। फिर इसको लोड करेगा यहां से, ये सब लोड करेगा, ये लोड करेगा, यहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर तक आएगा। फिर देखिएगा कि सेक्शन है ABC, तो इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, इसको लोड नहीं करेगा। ठीक है, फिर वापस यहाँ आ जाएगा, फिर ये सब लोड करेगा और बोलेगा कि ABC कहाँ है? यहाँ है। ABC यहाँ है, तो अब ये क्या करेगा? ये टेक्स्ट को लाके यहाँ पे लोड करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली इसके लोड होने के बाद ये स्क्रिप्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो जहां हम लोग सेक्शन बनाएंगे खाली वहां, तो भी हर पेज में सेक्शन नहीं बनाएंगे हम लोग, इंडेक्स में बनाए सेक्शन, तो सिर्फ इंडेक्स के लिए वो आएगा। समझा क्या किया मैं? तो इसको बोलते हैं सेक्शनल रेंडरिंग। अब ये कोड में समझते हैं ये क्या बोल रहा है। डेटा टेबल के अंदर में टेबल का नाम बताओ, तो मैं टेबल का नाम तो कुछ दिया ही नहीं हूं, तो टेबल का नेम दे देते हैं हम लोग, ID इज इक्वल टू माई टेबल, है ना। और ये माई टेबल को मैं ले जाके इसमें कॉपी कर देता हूँ, माई टेबल ऑलरेडी वही नाम ही है, माई टेबल। ये ऐसा, तो ये इसका नेम हो गया। और क्या एक चीज इसमें रिक्वायर रहती है कि टेबल में प्रॉपर हेडर भी होना चाहिए और बॉडी भी होना चाहिए। तो टी हेड करके एक टैग होता है, वो डालने का। और ये जो हेडर का सेक्शन है ना, पूरा उठा के इसमें डाल देने का, ये हेडर हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सेक्शन है, टी बॉडी करके एक सेक्शन होता है, और ये पूरा फॉर ईच लूप जो रहेगा ना, ये टी बॉडी में डाल देने का। ठीक है, ये हो गया सेव। इसको कर दो सेव ऑल, और अब ये पेज को करो रिफ्रेश। देखो एरर चला गया, हो गया महंगा वाला, आ गया ऊपर। ये देखो सर्च हो रहा है, सॉर्ट हो रहा है, सर्च हो रहा है, सर्च में लिखा है HR। पेजिनेशन पेज, अभी डेटा ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए। अपने पास रिकॉर्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6 ही है ना, थोड़ा रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा।
आ गया पेज 2। पेज 2 में 3 रिकॉर्ड है। पेज 1 तो ये पेजिनेशन भी हो गया और क्या बोलते हैं सॉर्ट भी हो गया, सर्च भी हो गया। तो ये एक साथ पूरा ग्रिड में ऐड हो जाता है। तो इसके साथ में बंडलिंग भी बता दिया तुमको, सेक्शनल रेंडरिंग भी बता दिया और ये पूरा प्रैक्टिकल के साथ होगा। क्लियर है यहाँ तक क्या है? तो देखो इसमें जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड जो सेक्शन के बारे में, तो सेक्शनल रेंडरिंग में अभी एबीसी करके डाल दिया था यहाँ पे सेक्शन। तो यूजुअली ऐसा नाम नहीं डालते, एमवीसी में ना ऑलरेडी एक सेक्शन बना के देता है। देखो यहाँ पे वही काम किया हुआ है, ठीक है। जितनी स्क्रिप्ट रहेगी यहाँ पे वेंडर होगी, तो स्क्रिप्ट नाम का उसने बनाया। तो हम लोग को ये फालतू बनाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। तो मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, यही स्क्रिप्ट को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो अब वो वहां पे जाके मतलब एबीसी अननेसेसरी सेक्शन था, वो एक्सप्लेनेशन के लिए था, तो मैं उसको निकाल के उसको एग्जिस्टिंग सेक्शन में अगर मैं पहले ऐसा लिखता ना सेक्शन स्क्रिप्ट, तो तुम लोग को ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट ही लिखना है। इसके लिए एकदम मैं मीनिंगलेस नाम दिया एबीसी उसका। हो गया, अभी भी हो रहा है। ये पेजिनेशन आ गया, देखो जैसा यहाँ पे इसने बताया था वैसी टेबल है, सॉर्ट वैसी है। ये जो होवर हो रही है, टेबल होवर हो रहा है, ये बूटस्ट्रैप से होता है, वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। वो मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ पर। टेबल 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 होवर, ठीक है। और अगर वो एकदम वैसा सेम चाहिए तो टेबल स्ट्रिप्ड, दिख रहा है कुछ फर्क? उधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, इधर दिख रहा है। वो बहुत लाइट ऐसा वो हो गया, लाइट डार्क हो गया। इवन आउट कॉलम, कॉलम बोला रोज, ठीक है। तो ये स्ट्रिप से ये इवन ऑर्डर कॉलम जो है वो उसका बैकग्राउंड ग्रे और व्हाइट हो जाता है, और होवर से ये जो होवर कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट होता है। और तुम्हारा इसके अंदर और भी है एक टेबल बॉर्डर करके है, शायद टेबल बॉर्डर है, कंडेंस है, रिस्पॉन्सिव, ये भी कर सकते हो। टेबल रिस्पॉन्सिव मोबाइल स्क्रीन में होगा लोड तो वो रिस्पॉन्सिव बनता है, देखो बता देता। ये मोबाइल स्क्रीन में आ गया, देखो दिख रहा है। ऐसा मेनू आता है ना, ये यूजुअली ये मेनू कैसा है, ये ऐसा है मेनू। तो ये मोबाइल स्क्रीन में ये मेनू ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। और ये टेबल हो गया रिस्पॉन्सिव। इसको कैसे बताऊं? हाँ चलो ऐसा बता दो। इंस्पेक्ट में जाके यहाँ पे मोबाइल, और इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इसको और छोटा करना है स्क्रीन को, तो यहाँ से और छोटा कर सकते हैं, एकदम रिस्पॉन्सिव टेबल है ना। जो मोबाइल लेना है यहाँ से ले सकते हो। अलग अलग मोबाइल के नाम आता था इधर पहले। हाँ ये देखो आ रहा है, आईफोन एसई एक्सआर 12 प्रो। तो कौन से मोबाइल में कैसा दिखेगा क्या है, वो स्क्रीन पूरा तुमको दिखा देगा यहाँ पे। मोबाइल
व्यू में अगर तुमको देखना है तो उसके लिए सिर्फ कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये चीज ऐड करना है बस। बाकी बूटस्ट्रैप पूरा मैनेज करेगा। और ये सब क्लासेस जो है वो एक्चुअल में बूटस्ट्रैप की है। जैसे बीटीएन बीटीएन सक्सेस प्राइमरी ऐसे था, तो टेबल टेबल हो और टेबल स्ट्रिप ऐसा करके क्लास, तो वही पैटर्न टेबल के लिए भी यूज होगा, वो पैटर्न तुम यूज कर सकते हो सेम। क्लियर है? ठीक है। इसके अंदर अच्छा, अपना लास्ट लेक्चर में ये कुछ पेंडिंग था क्या यहाँ पे? मेरे को ही नहीं याद है, कुछ तो इसके अंदर बताया था। ड्रॉप डाउन ये था, हाँ एडिट खाली क्रिएट में ड्रॉप डाउन हुआ था अपना, एडिट में ड्रॉप डाउन नहीं ऐड हुआ था। मतलब मैं अगर एडिट करूं यहाँ से जाके, तो एडिट में भी क्या होना चाहिए, जो है वो ड्रॉप डाउन आना चाहिए मैनेजर आईडी की जगह पर। तो वो ड्रॉप डाउन वो मैं कर लेता हूँ, है ना। तो इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, ड्रॉप डाउन वाला पार्ट वगैरह जो इसमें है, फिर इसको कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद एक कुछ लिंक यू हुआ क्या? अपना लिंक यू नहीं हुआ ना, इंट्रो खाली हुआ है, फंक्शन वो डेलीगेट वो सब नहीं हुआ ना। हाँ तो वो पार्ट लूंगा फिर, लिंक यू का पार्ट लेता हूँ। ठीक है, लिंक यू का पार्ट लेके डेलीगेट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, वो सब हम लोग खत्म कर देंगे। लिंक यू टू एसक्यूएल क्या है, लिंक यू के ऑलमोस्ट लिंक यू का सभी पार्ट बता दूंगा। लिंक यू की क्वेरी शायद बताया था लिखने के लिए मैं, हाँ बताया हूँ मैं। फ्रॉम वाला सिंटेक्स, फ्रॉम मैं बोला ऐसा कुछ तो उल्टा से तो एब्सेंट होंगे वो टाइम, बताया हूँ मैं, सिंटेक्स लिख के बताया था। तो हाँ, अब उसके अंदर वो एक्स सच दैट एक्स उसकी मीनिंग बताया था, वो भी हो गया क्या? वो हो गया है। देखता हूँ फिर क्या टॉपिक पेंडिंग है, लिस्ट निकाल के देखना पड़ेगा। हाँ जे क्वेरी भी ले सकते हैं, अब तो यूआई के पार्ट पे आ ही गए हैं हम लोग वैसे भी। जे क्वेरी ले लेता हूँ, चलो जे क्वेरी पूरा बेसिक से, जे क्वेरी कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, जे क्वेरी क्यों लिखेंगे, जे क्वेरी का क्या फंडा है पूरा, वो ले लेता हूँ। लिंक यू में तुम लोग को सिंटैक्स बताया था क्या? लिंक यू के वेयर बताया था, वेयर एक्स सच दैट एक्स का मतलब बताया था। हाँ तो बस आगे फिर प्रोजेक्ट में हो जाएगी बाकी रिमेनिंग। उसमें और क्या है, वेयर फंक्शन यूज होगा, और जितने लिंक यू के फंक्शंस है अलग अलग, वो सब एक्स सच दैट एक्स के साथ ही यूज होते हैं। अगर तुमको एक्स सच दैट एक्स की मीनिंग समझ गए ना, तो तुम लिंक यू का कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। और अब जब भी प्रोजेक्ट शुरू होगा ना, तो ऑटोमेटिक वो कवर हो जाएगा। मतलब इतना मैं मतलब थ्योरी टॉपिक इतना ही कवर करता हूँ जितना इंटरव्यू में बोलना रहे, उससे ज्यादा करके मतलब नहीं। उससे ज्यादा जब प्रोजेक्ट चालू होगा ना, तो प्रैक्टिकल पार्ट सब आ जाएगा आएगा। इतना हो गया ना, लिंक यू के बारे में तुम इंटरव्यू में बोल सकते हो ना, बस वही चीज है। ठीक है, तो फिर कल का टाइम डालता हूँ मैं, अभी के लिए छुट्टी।